गुड इवनिंग नेगी सोल्जर्स, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा काफी टाइम से आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमको एक्सी का जो पेपर हुआ है गेट 2024 का, एक्सी बी और एक्सी ई की फाइनल आंसर की दे दीजिए। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक्सी बी फ्लूइड मैकेनिक्स के 22 के 22 क्वेश्चंस की फाइनल आंसर की। आप इसके साथ मैच कर सकते हैं ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि आपके एक्सीबी फ्लूइड मैकेनिक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। और इसके बाद मैं एक्सीई की फाइनल आंसर की भी लेकर आने वाला हूं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं एक्सीबी फ्लूइड मैकेनिक्स के 22 क्वेश्चंस की आंसर की फाइनल आंसर की है बेटा। इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, जो भी आंसर की मैं दे रहा हूं। यस, जो पढ़ाया वही आया है। अरे बाबा, सारे के सारे क्वेश्चंस जो प्लस की क्लास हुई है अनअकैडमी पर वहां से आए हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो नेगी सोल्जर्स लाइव थे वो बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा, थर्मो प्लस फ्लूइड पूरा नेगी सर के नोट से आया है। अखिल, थर्मो एंड फ्लूइड आर स्ट्रेट फ्रॉम नेगी सर नोट्स। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं। पंकज ने मैसेज किया था जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, सर योर टीचिंग वाज रेलिवेंट इन एग्जाम। पार्थ ने मैसेज किया था, नेगी सर के नोट से पेपर आ गया। इस तरीके से आप लोगों ने उस दिन लाइव चैट पर तो मैसेज किया ही था, साथ में मुझे पर्सनली भी मैसेज किया था। और आज मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूं कि कहां से क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो इससे पहले कि यार मैं सेशन स्टार्ट करूं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज देवेंद्र सिंह नेगी एंड आई एम गेट ऑल इंडिया रैंक 1। आई एम गेट ऑल इंडिया रैंक 1 एक्सी पेपर ट्वाइस। 2 बार एक्सी में कॉन्जिगेटिवली मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। गेट स्कोर 1000 आउट ऑफ 1000 था। गेट एंड डीएससी के लिए पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगभग 12 साल होने वाला है एंड आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। चलो, एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो कि मैं आप लोगों को अवेयर करना चाह रहा हूं। अनअकैडमी पर अभी एक मतलब अर्ली बर्ड ऑफर आप बोल सकते हो वो चल रहा है, जहां पर आपको नेगी 10 लगाने पर फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, ऑफ तो मिल रहा है, वो एक चीज है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज है, जैसे ही आप नेगी 10 यूज करते हो आप नेगी सर की पर्सनल गाइडेंस में आ जाते हो एंड उसके बाद आपकी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। बस आपको फुल्ली फोकस्ड होकर मेहनत करके पढ़ाई करनी है, बाकी सारी चीजें आप मेरे पर छोड़ देते हो। कहां किससे क्या पढ़ना है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। मैं आपको मेंटोर करता हूं, मैं आपको गाइड करता हूं टिल द एग्जाम, गेट के साथ भी और उसके बाद गेट के बाद भी, है ना। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, ये जो ऑफर है ये 17th ऑफ फेब, केवल 17th ऑफ फेब तक वैलिड है, यानी कि सैटरडे नाइट तक वैलिड है। तो जिनको भी ज्वाइन करना हो नेगी 10 लगाकर ज्वाइन कर लेना। आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर आइकॉनिक लेना है, दोनों पर ही ये 50% का ऑफ एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले मैं एक थोड़ी सी एनालिसिस आपको बताता हूं जो गेट 2024 में हुआ है एक्सीबी फ्लूइड मैकेनिक्स में। अगर आप 1 मार्क के क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 8 क्वेश्चन एमसीक्यू थे और 1 क्वेश्चन एनएटी था। एमएसक्यू एक भी नहीं आया था, यानी कि जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे मोस्टली एमसीक्यू थे, है ना। 9 में से 8 क्वेश्चन एमसीक्यू थे, 1 क्वेश्चन एनएटी था। जबकि मैं 2 मार्क्स की क्वेश्चंस की बात करूं तो 4 क्वेश्चंस एमसीक्यू थे और 9 क्वेश्चंस एनएटी थे। एमएसक्यू एक भी नहीं था, है ना। तो अगर मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करूं तो मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो एनएटी थे। अब अगर मैं वेटेज की बात करूं तो एमसीक्यू का वेटेज था 16 मार्क्स, एनएटी का वेटेज था 19 मार्क्स, एमएसक्यू का वेटेज था 0। तो टोटल 22 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, है ना। और यहां पर एक जो जनरल ट्रेंड मैंने देखा, यही चीज मैंने मैकेनिकल के पेपर में भी देखी थी। जो 1 मार्क के क्वेश्चंस थे मैकेनिकल में तो सारे के सारे सुनने में आया है, देखने में आया है कि एमसीक्यू थे। सेम वही चीज यहां पर भी हुई है।
ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं 1 मार्क वाले, और मोस्टली जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो एनएटी थे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक एक करके मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी आंसर की बताने वाला हूं, उनका रेफरेंस बताने वाला हूं, नोट से कहां से उठाकर इन क्वेश्चंस को लिया गया है। ये क्वेश्चन था बेटा रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम पर था। ये जो क्वेश्चन था रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम पर था, है ना, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। इसका जो आंसर है पोजीशन वेक्टर क्रॉस मास वेलोसिटी वेक्टर, है ना। और मैं सल्यूट करता हूं जिसने भी इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा था रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम के साथ। लोग डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट्स रट ले रहे थे। फॉर एग्जांपल लीनियर मोमेंटम इक्वेशन में लोग रट्टा मार ले रहे थे कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम रेट, लीनियर मोमेंटम रेट गोइंग आउट इन एक्स डायरेक्शन माइनस लीनियर मोमेंटम रेट कमिंग इन एक्स डायरेक्शन। लेकिन वो जो बेस है, वो जो गवर्निंग इक्वेशन है, कहां से ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसका किसी को कोई खबर नहीं था। तो जिन्होंने उस तरीके से रट्टा मारा होगा वो इस क्वेश्चन में फंस गए होंगे, क्योंकि उसने यहां पर यही पूछा है कि भाई कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कंजर्व्ड होती है आपकी एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन में, है ना। तो देखो मैंने यार प्लस की क्लास में ये बहुत डिटेल में पढ़ाया है ना। प्लस की क्लास में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। पूरी रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम मैंने डेराइव करी थी, फिर रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम से मैंने कंजर्वेशन ऑफ मास भी डेराइव करी थी। कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद लीनियर मोमेंटम इक्वेशन भी डेराइव करी थी, और उसके साथ साथ फिर मैंने एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन भी डेराइव करी थी। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन के लिए जो ये वेक्टर v है, वेक्टर r क्रॉस मास वेलोसिटी वेक्टर, सो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, ये एक और अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन था जो 1 मार्क का आया था। यहां पर एक्सियल प्रेशर ग्रेडियंट विद इन बाउंड्री लेयर पूछा गया था, और इसमें भी जिन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा है उनको प्रॉब्लम हुई होगी। इसका आंसर है ए आगरा इक्वल टू 0। हालांकि अगेन आई एम सेइंग, अगर आप मेरे सैन अकेडमी प्लस पर पढ़े हैं तो आपको यहां पर कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हमने प्रांड्ल बाउंड्री लेयर इक्वेशंस का पूरा डेरिवेशन किया था, ये देखो डेराइव करके हम यहां पर पहुंचे थे। इसके साथ साथ फिर हमने एक स्पेशल केस भी डिस्कस किया था कि व्हाट विल बी प्रांड्ल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशंस फॉर फ्लैट प्लेट, है ना। तो ये वही स्पेशल केस पर क्वेश्चन था, और मैंने यहां क्लियर लिखा था इन केस ऑफ फ्लैट प्लेट क्या होने वाला है, पी नॉट इज इक्वल टू पी इनफाइनाइट इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो डी पी नॉट बाई डी एक्स विल बी 0। तो इसका आंसर 0 है, डायरेक्ट नोट से उठाया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये भी 1 मार्क का आया था, एमसीक्यू। यहां पर डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर एंड फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर के बीच में रिलेशन पूछा था, तो आंसर है ए आगरा। स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द नोट्स आप देख सकते हैं, क्लियरली मैंने लिखा हुआ है फ्रिक्शन फैक्टर इज 4 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और मैंने यहां पर बताया भी है कि जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है उसको हम फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर भी बोलते हैं, और जो फ्रिक्शन फैक्टर है उसको डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है जहां पर उसने पूछा था कि किसी इमर्ज्ड न्यूट्रली बाइंड बॉडी को अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बाइंसी की रिलेटिव पोजीशन क्या रहेगी। तो इसका आंसर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी मस्ट बी बिलो द सेंटर ऑफ बाइंसी। टी बॉम्बे इसका आंसर है। अच्छा, यहां पर काफी लोगों को ये चीज, गुड इवनिंग बेटा, यहां पर काफी लोगों को इस चीज को लेकर कंफ्यूजन हुई थी कि सर यहां पर उन्होंने न्यूट्रली बाइंड बोल दिया तो इसका मतलब क्या है। अरे चंपू, हम जितना भी डिस्कशन करते हैं अनकॉन्स्ट्रेन्ड कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी का डिस्कशन करते हैं, न्यूट्रली बाइंड बॉडीज का ही हम डिस्कशन करते हैं। देखो मैंने प्लस की क्लास में क्लियरली बताया हुआ है, कि अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड तो उस केस में जो बॉडी होती है उसको हम सस्पेंडेड बॉडी या फिर न्यूट्रली बाइंड बॉडी बोलते हैं। तो यहां पर जो उसने ये न्यूट्रली बाइंड बॉडी लिखा है ना, तो वो वही बॉडी है जिसकी डेंसिटी फ्लूइड के इक्वल है। और यहां पर मैंने क्लियरली बताया था, जब मैं एनालिसिस कर रहा था कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए, मैंने क्लियरली यहां लिखा है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा
डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू रो, यानी कि हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं अनकॉन्स्ट्रेन्ड कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी का कर रहे हैं, जो कि न्यूट्रली बाइंड बॉडी है। डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्लियरली लिखा हुआ है। तो जिन्होंने मेरे से फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा उनको कभी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में हुई ही नहीं होगी। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम हमको चाहिए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? व्हेन G लाइज बिलो B। चलो एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, 1 मार्क का आया था। यहां पर इन्होंने वोर्टिसिटी कंपोनेंट का एक्सप्रेशन पूछा था YZ प्लेन में, तो इसका आंसर है डो W बाय डो Y माइनस डो V बाय डो Z। ये देखो क्लास के नोट से उठाया हुआ है, वोर्टिसिटी वेक्टर का पूरा डिस्कशन हुआ है, बेहतरीन डिस्कशन हुआ है। और यहां पर मैंने सारे कंपोनेंट्स लिखे हैं, यहां पर मैंने सारे कंपोनेंट्स लिखे हैं। अपर केस ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू अपर केस ओमेगा एक्स आई कैप प्लस अपर केस ओमेगा वाई जे कैप प्लस अपर केस ओमेगा जेड के कैप। अब ये अपर केस ओमेगा एक्स क्या है? वाई जेड के लिए क्या है? ये है। और मेरे ख्याल से यही उसने क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था कि भाई व्हाट इज द हाइड्रोलिक डायमीटर फॉर अ सर्कुलर पाइप। तो बेटा इसका आंसर है 2 कैपिटल R। और ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है उसी को ही हम हाइड्रोलिक डायमीटर बोलते हैं। एंड इट इज 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर। और जब बात आती है सर्कुलर पाइप की तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? कैपिटल D। यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है हाइड्रोलिक डायमीटर में और हाइड्रोलिक रेडियस में। बेटा जो हाइड्रोलिक रेडियस होती है दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर, और जो हाइड्रोलिक डायमीटर होता है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है 4 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर। यानी कि अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाओगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि जनरली क्या होता है, हाइड्रोलिक डायमीटर इज 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस। एनीवेज है ना, तो ये जो हाइड्रोलिक डायमीटर वाला पार्ट है यही आपका रेनॉल्ड्स नंबर में यूज होता है। नेक्स्ट यहां पर यार उन्होंने बहुत इजी क्वेश्चन, एक वैक्यूम गेज कनेक्ट किया है और उस वैक्यूम गेज की रीडिंग पूछी थी। तो बेसिकली आपको वैक्यूम प्रेशर निकालना था। क्लियरली मैंने क्लास में बताया था कि अगर एब्सोल्यूट प्रेशर PATM लोकल से कम है तो जो वैक्यूम प्रेशर है वो कैसे निकालोगे? PATM लोकल माइनस P एब्सोल्यूट। और मैंने एग्जांपल भी लिया था कि अगर PATM लोकल इतना है, P एब्सोल्यूट इतना है तो व्हाट विल बी द वैक्यूम प्रेशर। ये देखो यहां पर आप सारा डेटा देख सकते हो, बस उसने डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया है। PATM लोकल दे दिया है, P एब्सोल्यूट दे दिया है ना, और आपसे P वैक्यूम पूछ लिया है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ। यहां पर उसने स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए एपरेंट विस्कोसिटी एपरेंट विस्कोसिटी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के साथ कैसे वेरी करती है, du बाय dy के साथ कैसे वेरी करती है, वो पूछा था। यहां पे कुछ लोगों ने मिस्टेक करी होगी, जल्दबाजी में मिस्टेक करी होगी। बेटा इसका आंसर है डी डली। देखो क्लास में मैंने पूरा डिस्कस किया था व्हाट इज ओस्टवाल्ड डी वैले पावर लॉ मॉडल, ये पूरा डिस्कशन हुआ है। म्यू एपरेंट क्या होता है ये भी डिस्कशन हुआ है। उसके बाद स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड का डिस्कशन हुआ है। और यहां पर मैंने क्लियरली लिखा था एज du बाय dy इंक्रीजेज म्यू एपरेंट डिक्रीजेज। और यही रीजन है कि स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड को हम शियर थिनिंग फ्लूइड भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे du बाय dy इंक्रीज होगा एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, जो कि यहां पर हमको होता हुआ दिख रहा है। एक ये क्वेश्चन आया था, यहां पर उसने लोकस ऑफ टेम्पररी लोकेशंस ऑफ ऑल पार्टिकल्स दैट हैव पास्ड थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ फ्लो फील्ड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पूछा था। अब यहां पर देखो इसका आंसर है बी बॉम्बे स्ट्रीक लाइन। लेकिन हो सकता है कई लोगों को कंफ्यूजन हुई हो कि यार ये टाइम लाइन क्या होता है। चलो स्ट्रीम लाइन सबने सुना है, पाथ लाइन सबने सुना है, स्ट्रीक लाइन सबने सुना है, ये अचानक से टाइम लाइन क्या आ गया। तो यार हमने तो क्लास में सारी चीजें डिस्कस करी हैं,
अनअकैडमी प्लस पर जो मैंने रिसेंट फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स लिया था 2024, गेट मैकेनिकल, इंजीनियरिंग सर्विसेज मैकेनिकल, XCB के लिए, वहां क्लियरली मैंने लिखा था वेरियस फ्लूइड लाइंस टू विजुलाइज फ्लो। और अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर मैंने स्ट्रीम लाइन भी डिस्कस किया है, पाथ लाइन भी डिस्कस किया है, स्ट्रीक लाइन भी डिस्कस किया है, और लास्ट में टाइम लाइन भी डिस्कस किया है, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन एग्जामिनर को पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना हो तो वो एक टाइम लाइन करके छोड़ देगा और फिर आप परेशान होते रहो कि ये टाइमलाइन होती क्या है। हमने क्लास में सब कुछ डिस्कस किया है, स्ट्रीक लाइन का पूरा डिस्कशन किया है। यस, जो भी डेफिनेशन वहां लिखी है वो पूरी स्ट्रीक लाइन की डेफिनेशन है। हम लोगों ने टाइम लाइन का भी डिस्कशन किया है ना। तो बेटा इसके साथ आपके 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर लिए हैं 9 के 9। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, अभी अनअकैडमी प्लस पर ऑफर चल रहा है जहां पर आपको नेगेटिव लगाने पर 50% ऑफ मिल रहा है, और ये जो ऑफर है केवल और केवल 17 फरवरी तक वैलिड है ना। तो नेगेटिव लगाओ, आ जाओ प्लस पर। चलो अब डिस्कस करते हैं 2 मार्क्स की क्वेश्चंस, और आप ना हैरान हो जाओगे, डायरेक्टली जो क्लास में मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवाई हैं वो एज इट इज उठा ली हैं, एज इट इज उठा ली है। मैं दिखाऊंगा भी आपको, ध्यान से देखो बेटा। एक ये क्वेश्चन आया था थिन फिल्म फ्लो का, एक ये क्वेश्चन आया था थिन फिल्म फ्लो का, जहां पे हमें वर्टिकल प्लेट दी थी और हमसे पूछा था कि भाई व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। बेटा इसका आंसर है ए आगरा, इसका आंसर है ए आगरा। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये रहे क्लास के नोट्स, मेरे थिन फिल्म फ्लो के क्लास के नोट्स ये रहे, पूरा डेरिवेशन किया है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन निकाला है, मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला है। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ यहीं पे नहीं छोड़ा, फिर मैंने वर्टिकल प्लेन सरफेस का स्पेशल केस डिस्कस किया था। देखो यही है ब्यूटी, यही है ब्यूटी। एक एक्सपीरियंस्ड टीचर को पूरा आइडिया होता है कि किस तरीके से वो क्वेश्चन को घुमा सकता है। तो मुझे इस तरीके का सफिशिएंट आइडिया था कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो इंक्लाइंड की जगह वर्टिकल दे दे। तो मैंने स्पेशल केस क्लास में करवाया है, स्पेशल केस क्लास में करवाया कि अगर वर्टिकल प्लेन सरफेस है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा। और देखो जितने भी एक्सप्रेशन थे वो मैंने एक सिंगल स्लाइड में लिखे थे, और जिन्होंने इन एक्सप्रेशन को याद रखा होगा यार उसने तो कुछ भी नहीं किया होगा। ये रहा आंसर, g/2 न्यू कैपिटल H का स्क्वायर। अब न्यू को चाहे म्यू बाय रो लिख दो तो यही आपका आंसर है। मैच कर लो, मैच कर लो, दिस इज द आंसर। तो बहुत सारे नीगी सोल्जर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर कर दिया कि सर हमें तो ये एक्सप्रेशन याद था, सर हमें तो ये एक्सप्रेशन याद था, तुरंत देखा 2 नंबर गेम में। ये है ब्यूटी अनअकैडमी प्लस की, ये है ब्यूटी अनअकैडमी प्लस की। जिन क्वेश्चंस को देखकर आपको डर लग रहा है, हवा नहीं लग रही है कि इनको कैसे सॉल्व करना है, अनअकैडमी प्लस के नेगी सोल्जर्स ने देखते ही आंसर कर दिया, देखते ही आंसर कर दिया। सर ने वर्टिकल प्लेन सरफेस का स्पेशल केस करवाया है, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। चलो एक ये बेहतरीन क्वेश्चन आया था प्रेशर मेजरमेंट का, यहां पे ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसका ये स्मॉल h निकालना था, डायरेक्टली एनटीपीपी से है। सेम क्वेश्चन, अरे डायग्राम मैच कर लो यार, डायग्राम मैच कर लो, सेम क्वेश्चन मैंने एनटीपीपी में दिया हुआ है, एक एक चीज आप मैच कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन मैच, है ना। इसका आंसर है 0.1, इसका आंसर है 0.1, NAT है 2 मार्क्स का, ठीक है। ये यहां पर लगा है, मैंने डायग्राम थोड़ा सा एडिट करने के लिए बोला था, यहां पर है ना, एंड दिस योर 1 मीटर। चलो नाउ एक ये क्वेश्चन यार बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है ना। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास पर है, और इसका आंसर है 6.23। और कहीं ना कहीं इस तरीके का केस मैंने क्लास में करवाया है, एक हायर वर्जन भी करवाया है, और एनटीपीपी में एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन मैंने दिया है। लुक एट हियर, लुक एट हियर। अरे मुझे तो पता है ना यार किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने ऐसा कुछ बना के समझाया था बच्चों को, मैंने ऐसा कुछ बनाकर, देखो यही है। उसने बस क्या किया है, उसने एक इनलेट 2 आउटलेट दिए हैं। मैंने बोला कि यार मान लो आपके पास 3 इनलेट हैं और 2 आउटलेट हैं, तो मैंने ऐसा कुछ एक डायग्राम, मुझे पता है कि इतना हाई नहीं आएगा, बट ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इससे नीचे जो भी आएंगे आप आराम से कर लोगे। तो मैंने ये बोला कि भाई मान लो मेरे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, और 3
3 सेक्शन से इनकंप्रेसिबल फ्लूइड एंटर कर रहा है और 2 सेक्शन से बाहर निकल रहा है। लेट अस सपोज वी आर हैविंग नॉन डिफॉर्मेबल कंट्रोल वॉल्यूम एंड लेट अस सपोज वी आर हैविंग स्टडी फ्लो। तो बताओ भाई इक्वेशन क्या होगी? तो हम लोगों ने क्लास में क्लियरली लिखा था कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी, और ठीक ऐसा ही कुछ एग्जाम में आया है। और ये रहा क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जो आया है ये रहा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था जहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास एंड बर्नौली इक्वेशन का कॉम्बिनेशन था। इसका आंसर है बेटा 7.92। और यहां पर उसने क्या किया है जरा ध्यान से सुनना। सेक्शन 1 पे उसने डायमीटर दे दिया है, सेक्शन 1 पर उसने प्रेशर दे दिया है, सेक्शन 2 पर उसने डायमीटर दे दिया है, सेक्शन 2 पर प्रेशर दे दिया है और मास फ्लो रेट पूछा है। अब ये देखो, ये मैंने क्लास में करवाया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। अरे लुक एट हियर, लुक एट हियर। सेक्शन 1 पर डायमीटर दे दिया है, सेक्शन 2 पर डायमीटर दे दिया है, सेक्शन 1 पर प्रेशर दे दिया है 50 किलो पास्कल, सेक्शन 2 पर प्रेशर दे दिया है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पूछा है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। जिस तरीके से आपने क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ठीक उसी तरीके से आपको वहां पर सॉल्व करना था। बस फर्क छोटा सा इतना है कि यहां पर मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पूछा है, वहां मास फ्लो रेट पूछा था, तो यार डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर देनी थी और थोड़ी ना कुछ था। देखो सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। सेक्शन 1 पर वेलोसिटी पता है, सेक्शन 1 पे सॉरी डायमीटर पता है, प्रेशर पता है, सेक्शन 2 पर डायमीटर पता है, प्रेशर पता है। आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ मास से, फिर बर्नौली इक्वेशन लगानी पड़ेगी और आपका आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। ये है ब्यूटी अनअकैडमी प्लस की। 22 के 22 क्वेश्चन मैच करवा रहा हूं आपको, 22 के 22 क्वेश्चन मैच करवा रहा हूं एक्सीबी फ्लूइड मैकेनिक्स के। नाउ लुक एट हियर। ये क्वेश्चन आया था जहां पर उसने वॉल शियर स्ट्रेस पूछा था, वॉल, और मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर क्या पहले ये बता देता हूं, 0.32 है बेटा इसका आंसर। मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा, इसीलिए देखो इतना डेप्थ में मैंने जाकर डिस्कस किया है। वॉल शियर स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री लेयर थिकनेस कोई नहीं पढ़ाता, हम पढ़ाते हैं। अनअकैडमी प्लस पर हम पढ़ाते हैं। मैंने वॉल शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन डेराइव किया था इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री लेयर थिकनेस, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का आइडिया है कि अगर उसको एक अच्छा क्वेश्चन बनाना हुआ तो पहले वो बाउंड्री लेयर थिकनेस निकलवाएगा किसी लोकेशन पर और फिर वहां पर वो वॉल शियर स्ट्रेस निकलवाएगा। तो मैंने सब कुछ रेडी करके रखा था। हर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए, हर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए वॉल शियर स्ट्रेस और डेल के बीच में क्या रिलेशन है वो पूरा बताया हुआ था, वो पूरा हमने डेराइव किया हुआ था। और मैंने क्लियरली बोला था ये जो कोएफिशिएंट है, ये जो कोएफिशिएंट है, जो भी ईटा का कोएफिशिएंट है वेलोसिटी प्रोफाइल में वही है, यानी कि सम k इंटू म्यू यू इनफाइनाइट बाय डेल इज इक्वल टू टाउ डब्ल्यू। और ये जो k होगा, जो भी ईटा का कोएफिशिएंट होगा वो होगा। और एक लेवल अप क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है, यहां पर देखो वही वॉल शियर स्ट्रेस मैंने क्लास में पूछा था। और यहां पर ये क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्यों है जो गेट में आया है उससे, क्योंकि यहां पर मैंने डेल का फार्मूला नहीं दिया था, यहां पर मैंने डेल निकलवाया। देखो जो गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया काफी इजी क्वेश्चन आया अगर रिलेटिव देखोगे, क्यों? क्योंकि यहां पर उसने डेल कैसे वेरी कर रहा है एक्स के साथ, डेल का क्या रिलेशन है, ये पूरा उसने दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था पूछा वही है, टाउ डब्ल्यू एक्स, कॉन्सेप्ट भी वही है, बट यहां पर मैंने क्या खेला था, यहां पर मैंने निगी सोल्जर्स को क्लास में डेल का फार्मूला नहीं दिया था, उनको डेल का फार्मूला निकालना पड़ा, उनको डेल का फार्मूला बनाना पड़ा। ये देखो यहां पर उन्होंने डेल का फार्मूला बनाया और फिर एक बार जब देखो एग्जैक्टली सेम बनाए 4.64 x अपॉन रूट ओवर आर एक्स, और यहां पर उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है, यहां पर उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, मैंने बस उनको इतना बोला था कि भाई क्यूबिक वेलोसिटी प्रोफाइल है तो ए निकालो, बी निकालो, फिर आप डेल का फार्मूला बनाओ और डेल का फार्मूला बनाने के बाद फिर आप टाउ डब्ल्यू एक्स निकालो। तो एक लेवल अप पे जब आपकी प्रिपरेशन हो जाती है तो जो गेट के क्वेश्चंस होते हैं वो तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चंस हो जाते हैं। अरे बाबा, नाउ एक क्वेश्चन ये है, ये तो बहुत इजी है, सिंपल क्विक फ्लो का है ना। इसका आंसर है 0.1 और इसका भी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है।
क्वेट फ्लो का बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है। मैंने क्लियरली बताया था कि जब प्रेशर ग्रेडियंट 0 हो तो जो क्वेट फ्लो होगा उसको ही हम सिंपल क्वेट फ्लो बोलेंगे। दैट विल बी प्योरली शीयर ड्रिवन फ्लो। उसके लिए जो हमने वेलोसिटी प्रोफाइल डेराइव करी थी, लीनियरली वेरी करती है वेलोसिटी, और मैंने यहां पर बताया था tau is equal to mu capital U by capital Y and this shear stress will be constant। आप इस सेक्शन पर कहीं पर भी जाओगे तो आपको shear stress क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो आपको केवल mu कैपिटल U by कैपिटल Y करना था, आपका आंसर आ जाता। ये देखो एनटीपीपी में सेम क्वेश्चन, एनटीपीपी में सेम क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, एनटीपीपी से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, पीछे आपको नेगेटन दिख रहा होगा। नाउ ये क्वेश्चन यहां पर पूछा था कि भाई व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय दिस जेट ऑन दिस स्टेशनरी प्लेट। तो इसका आंसर है 636.17। अगेन इस तरीके का क्वेश्चन लीनियर मोमेंटम इक्वेशन पर हमने काफी क्वेश्चंस करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ये देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एनटीपीपी में मैंने दिया था। जहां पर बस फर्क इतना है, फर्क इतना है कि वहां पर उसने पूछा है कि कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, वो पूछा है। यहां पर मैंने क्या पूछा था, व्हाट इज द मिनिमम एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द मास इन द प्लेस। सेम कॉन्सेप्ट रो ए वी स्क्वायर, है ना। नाउ ये क्वेश्चन था जहां पर उसने पूछी थी कि भाई व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स। इसका आंसर है ए आगरा, इसका आंसर है ए आगरा। ओबी विल बी द डायरेक्शन ऑफ ड्रैग फोर्स, ओडी विल बी द डायरेक्शन ऑफ लिफ्ट फोर्स। अगेन डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स क्लियरली मैंने पॉइंट लिखवाया था, ड्रैग फोर्स इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन, इन द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन। अरे भाई जब फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर, तो ड्रैग फोर्स भी तो 30 एंगल पर ही लग रहा होगा। अगर जो फ्लो है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर है तो जो ड्रैग फोर्स है वो भी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर ही लग रहा होगा, ठीक है। जबकि लिफ्ट फोर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी नॉर्मल टू द रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लिखवाया था, मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे, और एक बेहतरीन एमएसक्यू करवाया था जहां पे एक चंपू था, वो साइकिल राइड कर रहा था, और ये जो साइकिल राइड कर रहा था डाउन हिल ऑन अ रोड, और ये जो रोड थी वो इंक्लाइन थी, उसका एंगल 8 डिग्री था। यहां पर आप देख सकते हो, जिसने भी क्लास अटेंड करी होगी उसको अच्छे से समझ में आया होगा कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ड्रैग फोर्स। ये रहा चंपू आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो ऑफ कोर्स ड्रैग फोर्स मैंने किस हॉरिजॉन्टल दिखाया, क्या हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाया मैंने, 8 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल दिखाया है। तो ऑफ कोर्स यहां से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई ड्रैग फोर्स जो लगेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही लगने वाला है। 2 मार्क्स इसके थे। नाउ एक ये क्वेश्चन था जहां पे एक्सेलरेशन उन्होंने पूछा था, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, स्मॉल यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली दिया है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ये देखो सेम क्वेश्चन क्लास में किया है हम लोगों ने। स्मॉल u इज इक्वल टू स्मॉल u नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 x बाय l। जो स्मॉल u है इट इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, और यहां पर भी मैंने क्या पूछा था, एक्सेलरेशन पूछा था। क्लास में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, सेम सिमिलर क्वेश्चन वही है। आपको ax का फार्मूला लिखना है, ax आ जाएगा u du by dx, u लिखो d by dx ऑफ u करो, आपका आंसर आ गया, है ना। नाउ एक ये क्वेश्चन आया था यहां पर उसने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो यहां पर आपको एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के रिलेशंस पता होने चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है वो पता होना चाहिए। तो क्लास में पूरा डेरिवेशन किया है, हैगन-पॉइसली फ्लो का पूरा डेरिवेशन हुआ है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेराइव करी है, मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डेराइव किया है, एवरेज वेलोसिटी इज umax by 2, ये पूरा डेराइव किया। यहां से आपका आंसर कितना आना था, यहां से आपका आंसर आना था 8, है ना, यहां से आपका आंसर आना था 8। तो यहां पे बेटा ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर 4 है ना, जो एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन था इसका आंसर 4 है, और ये जो एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड वाला क्वेश्चन था इसका आंसर 8 है, डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स। और देखो ये एक डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन आया बेटा,
यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि व्हाट शुड बी द एयर वेलोसिटी इन द विंड टनल। एयर वेलोसिटी पूछी है विंड टनल में टू अचीव द सिमिलरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप। बेटा इसका आंसर है बी बॉम्बे 128। और मैं अब आपको कमाल की बात दिखाता हूं, मुझे कहीं ना कहीं पहले से ही ये इंट्यूशन हो गया था कि इस बार रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैंने क्लास में एक नहीं दो नहीं तीन तीन क्वेश्चंस करवाए हैं। और ये देखो सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जहां पर वेलोसिटी निकालनी थी, सिमिलर क्वेश्चन जहां पे वेलोसिटी निकालनी थी। और देखो मुझे मुझे क्लियरली ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि हो सकता है रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ का क्वेश्चन आए, तो मैंने हाथ से लिखकर रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ पर एक क्वेश्चन और करवाया था एनएटी। ये रहा आपके सामने, वही है। इसके साथ साथ एनटीपीपी में भी सिमिलर क्वेश्चन दिया था जहां पर वेलोसिटी पूछी थी। तो यार एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार क्वेश्चन आपने सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कैसे नहीं, 100% आपसे बनेगा। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था, इसका आंसर 128 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहां पे आपको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दी थी और आपसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा था। इसका आंसर है 5। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में करवाया है, किया है हम लोगों ने। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन गिवन है, रिजल्टेंट वेलोसिटी किसी पॉइंट पे पूछी है। इनफैक्ट मैंने तो एक लेवल आगे जाके स्ट्रीम फंक्शन भी पूछा था। तो वही है, पाई अगर आपको पता है किस तरीके से आपको स्मॉल यू निकालना है, आपको पता हो जाएगा, स्मॉल वी निकालना, उसके बाद आप रिजल्टेंट वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन क्लास में हुआ है, एक एक करके बेटा मैंने आपको, ये देखो ये एनटीपीपी में भी दिया है। A two-dimensional flow field is represented by phi is equal to this at point 2, 1 the value of velocity v is same question, similar question, just उन्होंने क्या किया है, जो phi है उसका एक्सप्रेशन चेंज कर दिया, लोकेशन चेंज कर दी, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है, मेथड तो वही है। आप u निकालो, आप v निकालो, रिजल्टेंट निकाल लो। ये एक क्वेश्चन आया था जहां पर उन्होंने प्रेशर का डायमेंशन पूछा था, इसका आंसर है बी बॉम्बे। अब देखो हो सकता है एग्जाम में कुछ लोगों को यहां पर प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि वो उतना बेस पे जाके नहीं पढ़ते हैं। सर हमें उस टाइम पे ध्यान ही नहीं आया कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा। बेटा यहां पर अनअकैडमी प्लस पर आपको जीरो से हीरो लेवल का कंटेंट मिलता है, एकदम जीरो से। ये देखो प्रेशर मैथमेटिकली करवाता हूं, मैं पूरा करवाता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो मुझे तो जब ये क्वेश्चन आया तो मुझे काफी अनएक्सपेक्टेड लगा, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल आई टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। कभी मैंने नहीं सोचा था कि वो कभी प्रेशर का डायमेंशन पूछेंगे, बट ये 2 मार्क्स में आया है, ML-1 T-। क्लास के नोट्स हैं, एक एक चीज कवर करी हुई है बेटा, एक एक चीज कवर करी हुई है। तो मैंने एक एक करके आपको 22 के 22 क्वेश्चन, एक एक करके मैंने आपको 22 के 22 क्वेश्चंस दिखा दिए जो क्लास के नोट से आए, चाहे वो 1 नंबर के हैं या 2 नंबर के हैं। 1 नंबर के 9 क्वेश्चंस क्लास के नोट से हैं, 2 नंबर के 13 क्वेश्चन। ये देखो यार डायरेक्ट, ये देखो ये डायग्राम देखो और ये डायग्राम देखो और मुझे बताओ क्या डिफरेंस है। ये डायग्राम और ये डायग्राम देखो, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन एमएसक्यू पूछा था, क्योंकि मेरी आदत क्या है कि मैं ना एमएसक्यू फ्रेम कर देता हूं, तो मुझे पता है कि उस एमएसक्यू का कोई एक हिस्सा उठाकर वो एमसीक्यू या एनएटी बना लेंगे। ये देखो यहां मैंने एमएसक्यू पूछा था, मैंने गेज प्रेशर, ये जो प्रेशर गेज लगा है उसकी रीडिंग भी पूछी थी, ये जो प्रेशर गेज लगा है मैंने उसकी रीडिंग भी पूछी थी। हाँ देखो ना, द गेज प्रेशर रीडिंग ऑन द प्रेशर गेज इज, लेकिन उसने सिर्फ क्या पूछा, ये जो लास्ट वाला मैंने पूछा है, द लेवल स्मॉल h ऑफ मर्क्यूरी मैनोमीटर इज। हर चीज आपके नोट्स है बेटा, एवरीथिंग इज फ्रॉम नोट्स। मैं आपको XCE की आंसर की भी देने वाला हूं, फाइनल आंसर की देने वाला हूं। आप लोग एक काम करोगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं XCB में। अब मैंने आपको फाइनल आंसर की दे ही दी है, अब मैंने आपको XCB की फाइनल आंसर की दे ही दी है, तो अब आप एक काम करेंगे,
अब आप एक काम करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि XCB FM में आपके 35 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये आप बताओगे। दूसरी चीज आप ये बताओगे कि जो मैंने लास्ट के 7 डेज में आप लोगों के लिए क्लासेस ली वो कितनी बेनिफिशियल रही, है ना। जो लास्ट 7 डेज में मैंने आप लोगों के लिए एफर्ट्स किए थे वो किस तरीके से आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे, है ना। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो नाउ यार 35 आउट ऑफ 35 काफी नेगी सोल्जर्स के पास्ट में आए हैं, फ्यूचर में भी आएंगे, 2024 में आएंगे। ये बच्चा मेरा किशोर, इसके एक्सी में 35 आउट ऑफ 35 लास्ट ईयर आए थे, अभी आम मुंबई में है। रणविन के एक्सीई में 35 आउट ऑफ 35 आए थे 2023 में, ये बच्चा भी आईसी बैंगलोर में है। ये इस बच्चे के 2022 में, सत्यजीत 2022 में इस बच्चे के XCE में 35 आउट ऑफ 35 आए थे। ये बच्चा भी IIT बॉम्बे में है, डिजाइन में एमटेक कर रहा है ना। तो यार मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा, अगर बाई चांस आपका 2024 का पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया है तो रीस्टार्ट करो, कंटिन्यू करो प्रिपरेशन, जब तक कि आपको ऑफर लेटर आपके हाथ में ना मिल जाए, प्रोवाइडेड आपकी फैमिली कंडीशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ कर रही है ना। एक और चीज बेटा, मैं अनअकैडमी प्लस पर थर्मोडायनामिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जिनको भी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से मेरे साथ लाइव जुड़ जाओ 6 PM वाले स्लॉट में। ठीक है सर, आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाने वाले हैं अगर हम अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं? पूरा थर्मल फ्लूइड में आपको पढ़ाऊंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, टर्बो मशीनरी, एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऑफ XCB। इसके साथ साथ अगर टाइम मिलेगा तो कुछ सरप्राइज कोर्स भी मैं आपके लिए लॉन्च कर सकता हूं। ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू टीच ऑन अनअकैडमी प्लस। ठीक है, यस यू आर नेक्स्ट। मेहनत करो, मिलके मेहनत करेंगे, मिलके फोड़ेंगे। ME प्लस XC मतलब नेगी टनहार बाबा। बेटा उम्मीद बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, 2025 के लिए संग्राम बैच स्टार्ट हो चुका है, और मेरे साथ ये पूरी टीम आपको अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाने वाली है। आपको चिंता नहीं करनी है, आप अनअकैडमी प्लस पर आओगे, आप मेरी गाइडेंस में आओगे, मैं आपको बताने वाला हूं आपको कब क्या कहां किससे कैसे पढ़ना है। हर सब्जेक्ट आपको बेस्ट एडुकेटर, टॉप एडुकेटर से पढ़ने को मिलने वाला है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, या फिर चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड हो। थर्मल फ्लूइड तो मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला ही हूं। ठीक है, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, 50% ऑफ मिल रहा है नेगी10 लगाने पर। 17 फरवरी तक ये ऑफर वैलिड है, लगाओ नेगी10, आ जाओ अनअकैडमी प्लस पर। याद रखना नेगी सर की गाइडेंस का एक ही जरिया है, नेगी10। नेगी10 इज जस्ट नॉट द कोड, इट्स एन इमोशन विच इज कनेक्टिंग नेगी सर टू नेगी सोल्जर्स। तो लगाओ नेगी10, आ जाओ अनअकैडमी प्लस पर, मिलकर मेहनत करेंगे, मिलके फोड़ेंगे। ये सारी बुक्स आपको आइकॉनिक के साथ मिलती हैं, आप EMI के थ्रू पे कर सकते हैं, आप लोन के थ्रू पे कर सकते हैं। ठीक है, यस जो लोन है 2 घंटे में अप्रूवल हो जाता है, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स हैं। ये रहा QR कोड XC के सब्सक्रिप्शन के लिए। ME प्लस XC मतलब नेगी टन है रे बाबा। XCE TD के सारे 22 क्वेश्चंस की फाइनल आंसर की लेकर, कल मैंने आपको फाइनल आंसर की दी थी XCB की, फ्लूइड मैकेनिक्स की 22 के 22 क्वेश्चंस की, और अब मैं TD के 22 के 22 क्वेश्चंस की आंसर की आपको देने वाला हूं। साथ में जो क्वेश्चंस हम एग्जाम वाले दिन सॉल्व नहीं कर पाए थे ड्यू टू लैक ऑफ डेटा, मेरे पास आप लोगों ने धीरे धीरे करके पूरा डेटा भेज दिया है, तो उनके सॉल्यूशन भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपको एक आइडिया लगे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था एग्जामिनेशन हॉल में। तो इंडिया में, पूरे इंडिया में आज तक का मेरा रिकॉर्ड है
2023 के लिए भी सबसे पहले आंसर की दी थी, 2024 के लिए भी सबसे पहले आंसर की दे रहा हूं। शेर अकेला आता है रे बाबा, यस, जो पढ़ाया वही आया। अभी मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मैच करवा दूंगा क्लास के नोट से, एनटीपीपी से। फाइनल आंसर की देने वाला हूं एक्सीई 22 के 22 क्वेश्चन। चलो, जो लोग मेरे सेशन के लिए पहली बार आ रहे हैं बेटा, माय नेम इज देवेंद्र सिंह नेगी एंड आई एम गेट ऑल इंडिया रैंक 1। आई एम गेट ऑल इंडिया रैंक 1 एक्सी पेपर ट्वाइस, है ना, लगातार 2 बार एक्सी पेपर में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। गेट स्कोर 1000 में से 1000 था, 1000 आउट ऑफ 1000। और गेट एंड ईएससी के लिए लगभग 12 साल होने वाले हैं, है ना, 11 और 12 के बीच में झूल रहा हूँ, 12 साल लगभग होने वाले हैं। और यस, आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आई वाज द टॉपर ऑफ माय बैच। अब इससे पहले कि मैं एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर की का सॉल्यूशंस का डिस्कशन करूं, तो यार एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साथ शेयर करनी है, अभी अनअकैडमी पर अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, यहाँ पर आपको नेगी 10 लगाने पर 50% ऑफ मिल रहा है ना। तो अगर आपका मन है अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेने का, तो यार इस मौके को मत चूकना, क्योंकि मौका बार बार नहीं आएगा, बार बार नहीं आएगा। और ये जो मौका है ये केवल कल 17 फरवरी सैटरडे तक वैलिड है। आप यार प्लस का सब्सक्रिप्शन लो या फिर आइकॉनिक लो, दोनों पर ही ये ऑफर वैलिड है। आपको नेगेटिव क्यों लगाना है? ताकि आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन कर पाओ। एमई प्लस एक्सी के लिए हम लोग गेट मैकेनिकल की तैयारी करेंगे, साथ में हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज मैकेनिकल की तैयारी करेंगे, हम लोग गेट एक्सी की तैयारी करेंगे, है ना। चलो, एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि जो गेट 2024 का एक्सी का पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चंस का, वेटेज का बाइफर्केशन क्या था, एमसीक्यू, एनएटी, एमएसक्यू वाइज। तो अगर मैं बात करूं 1 नंबर के क्वेश्चंस की, तो एमसीक्यू के 5 क्वेश्चंस थे, एनएटी 2 क्वेश्चंस थे, एमएसक्यू 2 क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से टोटल आपके 9 क्वेश्चंस हो गए, है ना। और मैकेनिकल में एमएसक्यू 1 मार्क में नहीं आया था, एक्सी बी में भी नहीं आया था, बट यहाँ पर आपको 1 मार्क में एमएसक्यू दिखाई दे रहा है एक्सी। अगर मैं बात करूं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो एमसीक्यू 6 क्वेश्चंस, एनएटी 7 क्वेश्चंस, एमएसक्यू 2 मार्क्स में नहीं आया था, टोटल 13 क्वेश्चंस। तो एक बैलेंस्ड वेटेज है, एक बैलेंस वेटेज है। 17 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है, 16 मार्क्स का एनएटी है और 2 मार्क्स का एमएसक्यू है। तो इस तरीके से आपका टोटल 22 क्वेश्चन हो जाते हैं 35 मार्क्स के लिए। चलो एक एक करके, गुड आफ्टरनून बेटा, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनकी आंसर की क्या है। ये एक एमसीक्यू आया था बेटा, जहां पर उसने पूछा था कि कौन सा केस मोर रिवर्सिबल है, लेस रिवर्सिबल है। आपको हीट सोर्स दिया था, आपको हीट सोर्स दिया था और उसने सेम अमाउंट ऑफ हीट का इंट्रैक्शन करवाया था। एक केस के लिए, केस ए के लिए सिंक टेम्परेचर TL1 दिया था, दूसरे केस के लिए सिंक टेम्परेचर TL2 दिया था, एंड इट वाज गिवन कि TL1 इज लेस देन TL2। और आपसे पूछा था कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है एमसीक्यू में, तो इसका आंसर आएगा बी बॉम्बे। केस 2 इज मोर रिवर्सिबल, एंट्रोपी जनरेशन इज ग्रेटर देन। ऑफ कोर्स दोनों ही इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर है, तो एंट्रोपी जनरेशन तो हो ही रही होगी, लेकिन जो एंट्रोपी जनरेशन केस बी में हो रही होगी वो कम हो रही होगी। अब देखो बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो क्लास से उठाया गया। देखो मैं मैच करवा देता हूं, बस फर्क इतना है कि क्लास में मैंने एक एमएसक्यू फ्रेम किया था, क्लास के लिए मैंने एक एमएसक्यू फ्रेम किया था, और ये जो 2 हीट इंटरेक्शन दिए ये तो दिया ही था, इसके साथ कुछ और केसेस भी मैंने ऐड कर दिए थे। फिलहाल ये देखो, a heat source at 800 Kelvin is losing heat at the rate of 2000 watt to a sink at 500 Kelvin, है ना। अब दूसरा केस देखो, a heat source at 800 Kelvin, दोनों ही केसेस जो मैंने दिए हैं हीट सोर्स सेम टेम्परेचर पर है, यहां पर भी देख लो हीट सोर्स सेम टेम्परेचर पर है। A heat source at 800 Kelvin is losing heat at the rate of 2000 watt
क्या यहाँ पर भी मैंने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम दिया है? बिल्कुल। क्वेश्चन में भी क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर लिखा है? नाउ यहाँ पर मैंने सिंक का टेम्परेचर क्या दिया है? 750 केल्विन। सिंक का टेम्परेचर क्या मैंने अलग अलग दिया है जो क्लास में क्वेश्चन करवाया था? बिल्कुल। क्या यहाँ पर भी सिंक का टेम्परेचर अलग अलग है? TL1 TL2। क्या मैंने क्लास में TL1 500 केल्विन, TL2 750 केल्विन, TL1 कम दिया था, TL2 ज्यादा दिया था? बिल्कुल। यही यहां पर भी हो रहा है। और इसके साथ साथ मैंने कुछ केसेस और भी ऐड किए थे क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन क्लास में किया है। और मैंने यहां पर क्लियरली डिस्कस किया था कि भाई यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, सेम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो जहां पर भी टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा वहां पे एंट्रोपी जनरेशन कम होगी। यहाँ पे 300 केल्विन था, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सोर्स और सिंक के बीच में 50 केल्विन था, तो यहाँ पे रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन कम आ रही थी, यहाँ पे रेट ऑफ एंट्रोपी ज्यादा आ रही थी, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन ज्यादा आ रही थी। तो ये मोर रिवर्सिबल है, ये लेस रिवर्सिबल है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन फ्रॉम द नोट्स। ये क्वेश्चन आया था MCQ, यहां पर पूछा था भाई सुपर हीटिंग के दौरान क्या क्या होता है? तो सुपर हीटिंग के दौरान पंप वर्क सेम रहता है, टरबाइन वर्क आउटपुट इंक्रीज करता है, साइकिल एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज करता है, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करता है। क्लास में बताया है, क्लास में बताया है। ये देखो यहां पर मैंने सुपर हीटर लगाकर सुपर हीटिंग करके दिखाई है और क्लियरली लिखा है, इसे पढ़ो, इसे पढ़ो। ये क्लास के नोट से मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं। सुपर हीटिंग इंक्रीजेस द ड्राइनेस फ्रैक्शन इन ब्रैकेट क्वालिटी एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन। इन अदर वर्ड्स इट डिक्रीजेस द मॉइस्चर कंटेंट एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन। और ये देखो ये स्लाइड पूरी एक एक चीज एक्सप्लेन करने के बाद ये फाइनल कंक्लूजन्स मैंने दिए थे। इफेक्ट्स ऑफ सुपर हीटिंग, पंप वर्क इनपुट रिमेन सेम, heat supplied increases due to extra heat supplied in superheater, turbine work output increases, heat rejection increases, net work output increases, specific steam consumption decreases, mean temperature of heat supplied increases, mean temperature of heat rejection remains same, thermal efficiency increases। इसी में से ही उसने क्वेश्चन बनाया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन था जहां पर उसने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, है ना? तो यार इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है B-1, इसका आंसर है B-1। और मैं जब भी थर्मोडायनामिक रिलेशन चैप्टर स्टार्ट करता हूं सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो थर्मोडायनामिक रिलेशंस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो रेसिप्रोसिटी रिलेशन बताया गया है ना? और यहाँ पर ये देखो साइक्लिक रिलेशन बताया गया है, दिस इज द साइक्लिक रिलेशन। और इसी पे ही क्वेश्चन आया है, इसी पे ही क्वेश्चन आया, मैंने लिखा भी है यार, लिखा भी है। ये तो मैथमेटिक्स हो गई, ये तो मैथमेटिक्स हो गई। ये आपका रेसिप्रोसिटी रिलेशन है, ये आपका साइक्लिक रिलेशन है, दिस इज मैथमेटिक्स। फिर मैंने क्या बोला क्लास में ही? इन थर्मोडायनेमिक्स। अगर थर्मोडायनेमिक्स में यहां से क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा? थर्मोडायनेमिक्स में यहां से क्वेश्चन बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, वो आपको देगा टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर कॉमा स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कॉमा स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो बताओ भाई डो टी बाय डो पी एट कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, डो पी बाय डो स्मॉल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डो स्मॉल वी बाय डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर। यही तो सब लिखा है यहाँ पर, और क्या लिखा है? यही सब लिखा है ना? क्या होगा? और फिर मैंने समझाया था दिस विल बी -1। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करके दिखाया था कि फॉर आइडियल गैस प्रूव दैट दिस इज -1। हमने प्रूव किया है क्लास में और डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आया था, यहां पर उसने बोला है कि भाई पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाने के लिए क्या क्या कंडीशन है। और उसने क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, इतना उसने बोला हुआ है। द प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना? तो यार इसका आंसर आएगा, भले ही MSQ है बट इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर केवल डी होगा कि जो सब्सटेंस है वो आइडियल गैस है एंड प्रोसेस इज रिवर्सिबल, प्रोसेस इज रिवर्सिबल। इसका आंसर डी होगा, है ना? क्योंकि
जब हम इसको देखो, ये आता कहां से, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, हमने क्लास में डेराइव किया है। जब हम एंट्रोपी चैप्टर में आते हैं, जब हम एंट्रोपी चैप्टर में आते हैं, वहां पर आइडियल गैस के लिए, परफेक्ट गैस के लिए एंट्रोपी चेंज की इक्वेशन सीखते हैं। वहां से एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू 0 डालने पर ये रिलेशन डेराइव होता है ना। अगर आप देखोगे P और V वाले टर्म्स में, तो वहां से ये रिलेशन आता है। और मैंने क्लास में क्लियरली बताया था, ये तो मैं पहले ही चैप्टर में बता देता हूं, क्योंकि इक्वेशन पहले ही चैप्टर से स्टार्ट हो जाती है लगनी, कि भाई कभी भी आपको पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज करना हो, तो इसको यूज करने के लिए जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है, भाई परफेक्ट गैस होनी चाहिए, और जो प्रोसेस होना चाहिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होना चाहिए, है ना। तो अब परफेक्ट गैस का मतलब क्या हो गया, आइडियल गैस जिसके स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब होता है एंट्रोपी इज कांस्टेंट, स्पेसिफिक एंट्रोपी इज कांस्टेंट। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो भाई इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब क्योंकि ऑलरेडी याद रखना, एक स्पेशल टाइप का हीट रिजेक्शन प्रोसेस भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो सकता है, क्लास में बताया है। एक स्पेशल टाइप का हीट रिजेक्शन प्रोसेस भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो सकता है किसी क्लोज सिस्टम के लिए, जहां पर जितनी भी एंट्रोपी सिस्टम से बाहर जा रही है, एंट्रोपी ट्रांसफर हो रही है, अलोंग विद हीट ट्रांसफर एंट्रोपी सिस्टम से बाहर जा रही है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर। अगर वो एग्जैक्टली इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन के हो जाए, तो उस केस में भी एंट्रोपी चेंज शून्य होता है, उस केस में भी जो प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। लेकिन यहां पर उसने क्लियरली उसने बोल दिया है कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो फिर एक ही केस बचता है, इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और यहीं से उसने ये क्वेश्चन बनाया है, यहीं से उसने ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो इसका है डी डली, भले ही एमएसक्यू है। नेक्स्ट, ये एक बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है, एनएटी। यहां पे उसने हीट लोड ऑन द एवोपरेटर दिया है, एंथैल्पी एट द एग्जिट ऑफ कंडेंसर पूछा था। इसका आंसर है 88। जो डेटा मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग यहां पर अगर मैं इसको 158 किलो जूल पर केजी लेकर चल रहा हूं, हीट लोड जो क्वेश्चन में दिया है, तो इसका आंसर 88 आ रहा है। और क्लास में यार पूरा बताया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट लोड फॉर एवोपरेटर, और स्मॉल क्यू का एक्सप्रेशन भी डराइव करके दिखाया कि स्मॉल h1 माइनस स्मॉल h4, और एक अच्छा खासा क्वेश्चन किया है हमने क्लास में। अगर इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा तो आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा यार, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन, आंसर इज 88। नाउ ये एक और क्वेश्चन है, ये एक और क्वेश्चन है, यहां पर हमसे पूछा था कि व्हाट इज द फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द टैंक। बार में पूछा है ना, बार में पूछा है, तो इसका आंसर आएगा 0.250। हमने लाइव सेशन में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था यार। मैं बार बार क्लास में, देखो कितने बेसिक से मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। थर्मोडायनामिक्स की क्लास में मैंने यहां तक बताया है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि कई नेवी सोल्जर्स ऐसे रहेंगे जिनको मोल फ्रैक्शन का, मास फ्रैक्शन का कंफ्यूजन होगा। तो मैं मोल फ्रैक्शन तक बताया है, उसके बाद फिर मैंने पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और ये भी बताया कि जब भी आपको पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। और यार ये जो पार्शियल प्रेशर वाले क्वेश्चन ना जाने कितने क्वेश्चंस हमने एनटीपीपी में सॉल्व किए। देखो ये क्वेश्चन मैंने एनटीपीपी में दिया था जहां पर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना था। ये एक और क्वेश्चन है एनटीपीपी का जहां पर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना था ऑक्सीजन का। ये एक और क्वेश्चन है एनटीपीपी का जहां पर अगेन पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड ही बात हो रही है। ये एक और क्वेश्चन है जहां पर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकालना था। तो जब आप तमाम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस एनटीपीपी में कर लेते हो, तो यार ये क्वेश्चन तो फिर कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन, है ना। चलो आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन आया बेटा, एक ये क्वेश्चन आया है ना। यहां पर पूछा है द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द वाटर। अब देखो यहां पर जो उसने कंटेनर दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में जो उसने कंटेनर दिया है, इनलेटेड कंटेनर दिया है, और जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है बाय स्टरिंग किया है। अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनना, इन जनरल आपने देखा भी होगा कि मैंने प्लस की क्लास में या कभी यूट्यूब के सेशंस में जब भी स्टरर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, तो हमेशा जो स्टरर से एनर्जी इनपुट मिल रहा है उसको मैंने स्टरर वर्क इनपुट लिया है, उसको मैंने क्या लिया है, सॉफ्ट वर्क इनपुट लिया है। बात समझ में आ रही है।
तो इन जनरल ये नोशन है, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखोगे, है ना, या फिर आप एनपीटीईएल के वीडियोस देखोगे, एसके सोम सर के वीडियोस देखोगे थर्मोडायनामिक्स के, तो वहां पर आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये जो स्टरर का एनर्जी इंटरेक्शन होता है उसको हम इन जनरल वर्क इंटरेक्शन लेकर चलते हैं। तो यहां पर द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द वाटर, इसका आंसर आएगा बी बॉम्बे 0। हालांकि आई विल से कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, उसको एक डायग्राम बना देना चाहिए था और उसको ना बाउंड्री स्पेसिफाई कर देनी चाहिए थी, तो ये क्वेश्चन और अच्छा फ्रेम हो सकता था और क्रिस्टल क्लियर तरीके से वो क्या पूछना चाह रहा है वो हमको समझ में आ सकता था। तो उसने 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसने कंजूसी कर दी डायग्राम बनाने में, सिस्टम की बाउंड्री ड्रॉ हो जाती है ना, तो अच्छा हो जाता ये क्वेश्चन। हालांकि यहां पर मैं एक रिमार्क और दूंगा, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन कंटेस्ट करना है, हालांकि चांसेस बहुत कम है, जो आपकी आंसर की आएगी, पहली आंसर की आएगी 20-21 तारीख को जब भी आएगी, तो आप देखोगे आंसर 0 ही रहेगा और वो 0 होना ही है। लेकिन इसके साथ साथ एक आंसर और ऐड हो सकता है, एक आंसर और ऐड हो सकता है, लेकिन उसके चांस बहुत कम है, उसके चांस बहुत कम है, मतलब आप 0.1% बोल सकते हो उसके चांस हैं। अगर किसी को वो क्वेश्चन कंटेस्ट करना है, ये क्वेश्चन कंटेस्ट करना, तो एक बार मुझे कांटेक्ट करना, आई विल बी गाइडिंग यू। मैं आपको जो थोड़े बहुत अगेन मुश्किल है, बट आई विल प्रोवाइड यू वट एवर द थिंग्स आई कैन गिव यू, वट एवर द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आई विल बी गिविंग यू। बट एनीवेज इसका आंसर 0 ही है और 0 ही होने वाला है, जो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है ना। देखो हम लोग क्लास में डिस्कशन करते ही हैं शाफ्ट वर्क का, थर्मोडायनामिक वर्क है ना। चलो नाउ ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यहां पर पूछा था कि भाई किस प्रोसेस में मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज इज हाईएस्ट, तो जिसमें भी टेम्परेचर का चेंज हाईएस्ट हो रहा होगा उसी में ही आपको मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी का चेंज मिलेगा। तो इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, 1 वाले में, तो जहां पर भी 1 है वही आपका आंसर है, जहां पर भी 1 है वही आपका आंसर है। तो यस, इसके साथ ये देखो ये चीजें क्लास में करवाई गई हैं भाई, पीवी डायग्राम कैसा दिखता है आइसोथर्मल प्रोसेस का, इफ आई एम हैविंग अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। ये भी डिस्कस किया है कि भाई अगर कोई आइडियल गैस है तो इसकी इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो जहां पर भी सबसे ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा वहां पर सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही होगी। चलो एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहां पर हमारे पास 2 रिजिड इम्परमिएबल कंटेनर्स दिए हैं, है ना, और बोल रहा है कि ये दोनों कंटेनर्स एक साथ हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, और जो फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट पर लेट अस सपोज कंटेनर ए के अंदर प्रेशर, जो आइडियल गैस है उसका प्रेशर पीए है, वॉल्यूम वीए है, नंबर ऑफ मोल्स एनए है, टेम्परेचर टीए है, और जो कंटेनर बी है उसके अंदर जो आइडियल गैस है उसका फाइनल प्रेशर मान लो पीवी है, वॉल्यूम वीवी है, नंबर ऑफ मोल्स एनवी है, टेम्परेचर टीवी है। तो बोल रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है तो भाई बताओ कि क्या रिलेशंस सही रहेंगे। ये एमएस की क्वेश्चन था। तो यहाँ पर यार अगेन हीट ट्रांसफर हो रहा है, अगर बोल रहा है कि हीट ट्रांसफर होने के बाद इक्विलिब्रियम आ चुका है तो मतलब कहीं ना कहीं वो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, और अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो टेम्परेचर्स फाइनल स्टेट पर इक्वल हो गए होंगे, फाइनल टेम्परेचर आपस में इक्वल हो गए होंगे, और बाकी जब आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे पीवी इज इक्वल टू एन आर बार टी, तो वहां से आप देखेंगे क्योंकि दोनों का आर सेम है ना, दोनों ही सेम आइडियल गैस हैं, दोनों ही कंटेनर्स में सेम आइडियल गैस है, तो आर दोनों का सेम है, फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो पी ए वी ए बाई एन ए विल बी इक्वल टू पी वी 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 बाई एन बी। तो इसका आंसर सी एंड डी हो जाएगा, आंसर सी और डी हो जाएगा, सी एंड डी। और क्लास में ये चीजें बताई हैं, मतलब कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें एक्सप्लेन गई हैं, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स के
टर्म्स में आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, सब कुछ क्लास में एक एक चीज एक्सप्लेन की गई है। व्हाट इज पी, व्हाट इज वी, व्हाट इज एन, व्हाट इज आर बार, व्हाट इज कैपिटल टी, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं क्लास में। तो मैंने बेटा एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, है ना। अब मैं चल रहा हूं 2 नंबर के क्वेश्चंस पर। अब इससे पहले कि मैं 2 नंबर के क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करूं, फिर से मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, लास्ट डेट है ऑफर की जहां पे नेगेटन लगाने पर आपको 50% ऑफ मिल रहा है। नेगेटन क्यों लगाना है? बिकॉज नेगेटन इज द मैजिकल कोड विच कनेक्ट्स नेगी सर टू नेगी सोल्जर्स, है ना। तो नेगेटन आप लगाओगे, नेगी सर की पर्सनल गाइडेंस टिल द एंड रहेगी। एंड व्हेन आई एम सेइंग टिल द एंड, इसका मतलब ये नहीं कि गेट एग्जाम तक या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम तक, जब तक आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाता, कहीं अच्छी जगह से एक ऑफर लेटर आपके पास हाथ में आ नहीं जाता, तब तक आपको मेरी गाइडेंस मिलने वाली है। वी विल बी इन क्लोज कॉन्टेक्ट 1 to 1। तो नेगेटन लगाओ, आ जाओ मेरी पर्सनल गाइडेंस में। ये जो ऑफर है प्लस पर है, आइकॉनिक पर है, 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पर है, 12 महीने, 15 महीने, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर है। जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। 2025 के लिए अगर आप सिर्फ गेट एमई प्लस एक्सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 12 महीने का ले लो। साथ में इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो 15 महीने का ले लो। 2026 की तैयारी कर रहे हो तो 24 महीने का ले लो। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन का। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट नोट्स में से, है ना। ये तो डायरेक्ट नोट्स से ही आया है। इसमें मैच करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। और मैंने क्लियरली एक एक चीज यहाँ पे, ये जो राइट हैंड साइड में जितनी भी चीजें दी है ना क्लास में, मैंने एक एक चीज डेराइव करवाई है। एक एक चीज बच्चों से पूछे कि बताओ भाई का क्या आएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। जब मैं गिब्स रिलेशन डेराइव कर रहा था तो ये सेकंड गिब्स रिलेशन है, ये थर्ड गिब्स रिलेशन है, और यहाँ से मैंने पूछा भी था। इस सेकंड गिब्स रिलेशन से मैंने पूछा था कि भाई बताओ व्हाट इज डो एच बाय डो स्मॉल एस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वही क्वेश्चन में पूछा है। व्हाट इज डो स्मॉल एच बाय डो पी एट कांस्टेंट स्पेसिफिक एंट्रोपी, यही क्वेश्चन में पूछा है। दिस इज इक्वल टू टी, दिस इज इक्वल टू स्मॉल वी। यहाँ पर मैंने पूछा था हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, स्मॉल एफ क्या है, स्पेसिफिक हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो यहाँ से ये जो मैंने हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की हेल्प से ये जो थर्ड गिब्स रिलेशन डेराइव करी है, यहाँ पर मैंने पूछा था क्लास में, और मैंने बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जिस दिन उसको पेपर डिफिकल्ट बनाना होगा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और पूछ लिया 2024 में, है ना। तो इतने सालों से ये जो चीजें मैं लिखता आ रहा था, फाइनली कहीं ना कहीं गेट 2024 ने उस पर स्टैंप लगा दिया कि सर मान गए कि आप इतना डिटेल में पढ़ाते हुए चल रहे हो। तो स्मॉल एफ बाय डो टी एट कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये आएगा बेटा माइनस एस डो स्मॉल एफ बाय डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आएगा माइनस पी। तो इसी तरीके से आपको मैच करते हुए चलना था। ये क्वेश्चन है अगेन, ये गिब्स रिलेशन पे ही है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर y एक्सिस पे मैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को रखूं और x एक्सिस पे अगर मैं वॉल्यूम को रखूं, तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल कर्व्स। तो जाहिर सी बात, आइसोथर्मल कर्व्स का मतलब हो गया dt इज शून्य। बेसिकली वो क्या पूछ रहा है, वो डो f बाय डो v एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो पूछ रहा है। तो ये रही आपकी गिब्स रिलेशन, ये रही आपकी गिब्स रिलेशन। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप dt शून्य रख दो, dt शून्य रख दो, या फिर आप चाहो तो कंपेयर भी कर सकते हो। अगर आप देखोगे व्हाट विल बी डो स्मॉल एफ, है ना, यहीं से अगर आप चाहो तो कंपेयर करके भी लिख सकते हो। जब आप कंपेयर करोगे देखो ये क्या होगा, डी स्मॉल एफ इज इक्वल टू व्हाट, डो स्मॉल एफ बाय डो टी एट कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम डी टी प्लस डो स्मॉल एफ बाय डो स्मॉल वी। ऑफ कोर्स ये पर यूनिट मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज ही आएगी, टी टीवी, है ना। तो जब आप कंपेयर करोगे तो ये माइनस पी आ जाएगा, और अगर ये माइनस पी आ जाएगा तो आपको समझ में आ रहा है द स्लोप विल बी फाइनाइट नेगेटिव एंड नॉन जीरो, फाइनाइट नेगेटिव एंड नॉन जीरो। नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि माइनस पी आ रहा है ना, माइनस पी वी आर गेटिंग, और क्योंकि माइनस पी आ रहा है तो नेगेटिव हो गया। अगला क्वेश्चन ये था, यहां पर हमें कॉर्नोट हीट इंजन दी है और बोल रहा है कि भाई हमें एमसीक्यू है, हमें थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है। बताओ भाई अगर हम डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं तो क्या ऐसा कर दें, क्या ऐसा कर दें कि जो थर्मल एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हो, हाईएस्ट इंक्रीज इन थर्मल एफिशिएंसी को मिले। भाई ये क्वेश्चन डायरेक्टली
एनटीपीपी से कॉपी हो चुका है ना। ये देखो मेरी ये जो एनटीपीपी नंबर 26 है, एनटीपीपी नंबर 26 है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी हो चुका है। और इस एनटीपीपी नंबर 26 के इस क्वेश्चन का जो मैंने सॉल्यूशन दिया था उसमें मैंने टेम्परेचर की वैल्यूज मानकर तो दिया था, उसके साथ साथ मैंने डायग्राम ग्राफ बनाकर भी इसका आंसर दिया था। ये देख लो, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा मैं पढ़ा देता हूं। एमसीक्यू, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट साइकिल इज गिवन बाय eta c is equal to 1 minus a TL by TH, where TH is a source temperature and TL is a sink temperature. Which one is most effective way of increasing the thermal efficiency of Carnot cycle? पूछ रहा है कौन सा मोस्ट इफेक्टिव वे है। और सेम यही चीज वहां पर पूछी, इंक्रीजिंग द सोर्स टेम्परेचर कीपिंग द सिंक टेम्परेचर कांस्टेंट, डिक्रीजिंग द सोर्स टेम्परेचर कीपिंग द सिंक टेम्परेचर कांस्टेंट, increasing the sink temperature keeping the source temperature constant, decreasing the sink temperature keeping the source temperature constant। और इसका जो आंसर मैंने बताया था decreasing the sink temperature keeping the source temperature constant। और यहां पर भी आप देख सकते हो यही है रे बाबा, डायरेक्ट फ्रॉम द एनटीपीपी। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब जिन्होंने मेरी एनटीपीपीज लगाई होंगी उन्होंने इस क्वेश्चन को देखते ही कर दिया होगा स्वाहा, सोचा भी नहीं होगा, डायरेक्टली डिक्रीजिंग T2 बाय डेल्टा T व्हाइल कीपिंग T1 कांस्टेंट। मैच कर लो ना यार, डिक्रीजिंग द सिंक टेम्परेचर, यहां पे सिंक टेम्परेचर क्या है T2 है, कीपिंग सोर्स टेम्परेचर कांस्टेंट व्हाइल कीपिंग T1 इज द सोर्स टेम्परेचर। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था बेटा, ये क्वेश्चन आया था, यहां पर आपसे अनस्टडी फ्लो का क्वेश्चन था, यहां पे आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछा था। इसका आंसर है 360 केल्विन, है ना, 360 केल्विन। और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, क्लास में ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं एनटीपीपी में, सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, चेंजिंग द डेटा आई हैव गिवन, है ना। रिजिड इंसुलेटेड टैंक है, रिजिड इंसुलेटेड टैंक है और इनिशियली आइडियल गैस भरी है। ये क्वेश्चन, ये देखो, ये हेडिंग पढ़ लो यार, हेडिंग पढ़ लो, आपको वहीं पर ही समझ में आ जाएगा इस लेवल पे चीजें हुई हैं अनअकैडमी प्लस पर, है ना। आप एक बार हेडिंग पढ़ लो, इसलिए बोलता हूं कि हमेशा पढ़ना हो ना तो डिटेल में पढ़ो, इसलिए बोलता हूं अगर पढ़ना हो तो डिटेल में पढ़ो। एक बार ये हेडिंग पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। चार्जिंग ऑफ एन इंसुलेटेड रिजिड टैंक हैविंग इनिशियल मास, यही है ना, यही है। देखो रिजिड इंसुलेटेड टैंक है, रिजिड टैंक, इनिशियल मास। और मैंने यहाँ पर डेराइव भी किया था कि भाई ऐसा कुछ आता है नेगी कट लगाने के बाद, और जो फाइनल टेम्परेचर का एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा आएगा, T2 इज इक्वल टू 1 माइनस M1 बाई M2 गामा TI प्लस M1 बाई M2 T1। देखो मैं अभी आपको वैल्यूज रखकर दिखा देता हूँ, आंसर 360 केल्विन आ जाएगा। 1 माइनस M1 बाई M2, 1/2 हो गया ना, बिकॉज M2 इज 2 टाइम्स ऑफ M1, गामा 1.4, TI कितना मेरे बच्चों, TI दिया है क्वेश्चन में 300 केल्विन प्लस 1/2, T1 कितना है 300 केल्विन, तो ये तो हो गया 150, और ये कितना होगा, ये कितना होगा 420, 420 का आधा, 420 का आधा 210, 210 प्लस 150 360, दैट्स इट, यही आंसर 360 केल्विन। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये मैंने क्लास में करवाया था सेम, ये क्लास में मैंने सेम मॉडल करवाया था, बस यहाँ पर फर्क क्या है, मैंने M1 निकलवाया था, मैंने M1 यहाँ पर निकलवाया था, उसके बाद फिर मैंने फाइनल टेम्परेचर निकलवाया था। ये देखो फाइनल टेम्परेचर आंसर आ रहा होगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस डेटा चेंज है। एक ये क्वेश्चन आया बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। 2 साइकिल दी हैं, M और N साइकिल दी हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यार एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल्स आर सेम, मतलब नेटवर्क इंटरेक्शन सेम है, और अगर नेटवर्क इंटरेक्शन सेम है तो नेट हीट इंटरेक्शन भी सेम होगा। और ये पूरा क्लास में बताया है कि भाई व्हाट विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट वर्क फॉर साइक्लिक प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया था ऑन पी डायग्राम एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट वर्क फॉर द साइकिल, है ना। जो भी एरिया एनक्लोज्ड है, जो भी एरिया एनक्लोज्ड है वो नेट डिस्प्लेसमेंट वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और उसके बाद फिर मैंने
ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर साइकिल में बताया था कि नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेटवर्क इंटरेक्शन, और कहीं ना कहीं एनटीपीपीज में हमने ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं। एक ये क्वेश्चन आया था बेटा, यहां पर स्प्रिंग, लीनियर स्प्रिंग लगी है, लीनियर स्प्रिंग लगी है, और वो वर्क इंटरेक्शन, वर्क डन पूछ रहा है। इसका आंसर है 42.72, और ये मैंने लाइव भी सॉल्व करवाया था, और बार बार मैं बोल रहा था कि गेट एक्सी में ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद स्प्रिंग वाला केस है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो ये सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है, तो जिसको ये पीवी डायग्राम याद होगा, जिसको ये एक्सप्रेशन याद होगा कि भाई एक ट्रेपेजियम बनेगा, हाफ P1 प्लस P2, P2 माइनस V1 आएगा, उसने इस क्वेश्चन को निपटा दिया होगा। कुछ भी नहीं है, P1 दिया है, P1 दिया है, P2 दिया है ना। V1 आप निकाल लोगे, V1 कैसे निकाल लोगे, स्मॉल Vf आपको दिया है, स्मॉल Vg आपको दिया है, आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया, यहां से आपका V1 निकल जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर लेना, और ये आपको स्मॉल V2 आपको दिया है। तो सारी चीजें गिवन है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने लाइव सॉल्व किया था, उसके बाद बाकी सब लोगों ने करवाना स्टार्ट किया। ये मेल्टिंग टेम्परेचर वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर बेटा 271.99 है, ये हमने लाइव ही सॉल्व कर दिया था। और इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो क्लैपेरॉन इक्वेशन है दैट इज वैलिड फॉर सॉलिड टू लिक्विड फेज चेंज आल्सो। और ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन एनटीपीपी का है, ये क्वेश्चन एनटीपीपी का है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि सेम पैटर्न पर मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया था, और यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर की बात हो रही थी, है ना। तो जो नेगी सोल्जर्स है उनके लिए क्वेश्चन कोई नया नहीं है कि अचानक से दिख रहा है कि यार मेल्टिंग हो रही है तो कैसे डील करेंगे। उनको आइडिया है कि कहीं ना कहीं हमको इस वाली क्लैपेरॉन इक्वेशन को लेकर चलना है, सॉलिड टू लिक्विड फेज चेंज वाली को, और यहीं से ही सारी चीजें हमारे लिए डराइव होकर आने वाली हैं। तो इसका आंसर मैंने बता दिया आपको 271.99। एक ये क्वेश्चन आया था, है ना, रीजनरेटर वाला, जहां पे उसने रीजनरेटर की इफेक्टिवनेस दी थी 0.8, और इसका आंसर है बेटा 28%। मैंने क्लियरली बोला था कि मैकेनिकल में रीजनरेशन का क्वेश्चन आया है ब्रेटन साइकिल में, तो अब एचसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और वो एग्जाम में आया भी। हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करते हुए चलते हैं, हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करते हुए चलते हैं कि भाई रीजनरेशन होता कैसे है ना, रीजनरेशन के दौरान होता क्या है। यहां तक कि मैंने यहाँ क्लियरली लिखा है, जो इसने पूछा है ना, देखो ध्यान से, उसने पूछा क्या है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ परसेंटेज चेंज इन हीट एडिशन। कहीं ना कहीं रीजनरेशन करने पर जो हीट एडिशन है वो चेंज हो रहा होगा, तभी तो परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। देखो यहां पर मैंने क्लियरली लिखा है, यहां पर मैंने क्लियरली लिखा है, देखो अगर आपको समझ में आ रहा है, what will be the specific heat supplied with regeneration, small h3 minus small ha, what is the specific heat supplied without regeneration, small h3 minus small h2। और यहां मैंने क्लियरली लिखा था कि जब रीजनरेशन करते हैं it reduces the amount of fuel that must be burned in combustion chamber। तो यार ये सारी चीजें बस इसी को ही तो वो बस अब मैथमेटिकल फॉर्म में पूछ रहा है ना। जिसको ये चीज पता है, जिसने क्लास के नोट्स पढ़े हैं, जिसको ये पता है व्हाट इज स्मॉल QSR, स्मॉल QSR विल बी दिस वन, स्मॉल QSR विल बी दिस वन, स्मॉल h3 माइनस स्मॉल ha, है ना, विद रीजनरेशन। एंड व्हाट विल बी स्मॉल QS विदाउट रीजनरेशन, स्मॉल h3 माइनस स्मॉल h2। तो इन्हीं के ही रेशो से आपको परसेंटेज चेंज निकालना था, आंसर इज 28। और ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, रीजनरेटर की इफेक्टिवनेस क्या होती है मैंने क्लियरली बताया था, पूरी डेफिनेशन लिखवाई थी कि कितना एक्चुअल एंथैल्पी इंक्रीज हुआ, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंथैल्पी इंक्रीज। ये देखो पूरी डेफिनेशंस बताई हुई हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर इज इक्वल टू increase in specific enthalpy which is the actual one divided by increase in specific enthalpy which can be the maximum possible। और यहां से हमारे पास फार्मूला आ रहा था, और क्वेश्चन भी किया है हमने क्लास में, ये क्लासरूम का क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं। जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा उसको स्मॉल h निकालने में कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं होगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये एक क्वेश्चन था, ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन था। हमारे पास वाटर दो अलग अलग टेम्परेचर पे थे, और उसने चेंज इन एंट्रोपी पूछा था, और इसका जो आंसर होगा 0.25, आंसर आएगा 0.25 किलो जूल पर केल्विन, है ना। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए
हम लोग बार बार डिस्कशन करते हैं कि भाई कैसे स्पेसिफिक एंट्रोपिक चेंज निकालना है सी लॉन T2 बाई T1, और आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए जहां पर वाटर इन्वॉल्व रहता है। क्लास में किया है ना, क्लास में किया है, एनटीपीपी में मैंने आपको दिया है क्वेश्चन, और एनटीपीपी में यहाँ तक कि मैंने वाटर के क्वेश्चंस तो करवाए, साथ में ऐसे क्वेश्चंस भी करवाए जहां पर एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है जो कि 200 डिग्री सेल्सियस पे है, और एक आयरन का ब्लॉक है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और इन दोनों को अगर हमने कांटेक्ट में रखा तो बताओ भाई व्हाट विल बी द टोटल एंट्रोपी चेंज। तो यही तो है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, एल्यूमिनियम ब्लॉक की जगह क्या ले लिया उन्होंने, वाटर ले लिया 300 केल्विन पे या फिर 350 केल्विन पे, और यहाँ पे आयरन ब्लॉक की जगह भी वाटर ले लिया 300 केल्विन पे। तो सिमिलर अप्रोच है, नथिंग न्यू। ये क्वेश्चन आया था, यहां पर उसने थोड़ा सा चीजों को ट्विस्ट किया है। मैक नंबर दिया था, मैक नंबर दिया था और हमसे पूछा था कि भाई व्हाट इज द रेशो ऑफ इनलेट एरिया टू एग्जिट एरिया, उसने AI बाय AO पूछा था। अब देखो ध्यान से, मैं आपको इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर है 49.9, और मैं आपको बता भी देता हूं बेटा इस क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने पता नहीं कितने लोगों ने एग्जाम में इसको अप्रिशिएट किया होगा, कितने लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया होगा, मैंने यहां पर लिखा था, मैंने यहां पर लिखा था, देखो ध्यान से, झमाझम ऑब्जर्वेशन। जब मैं स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम एनालिसिस चैप्टर पढ़ा रहा था, स्टडी फ्लो का डिस्कशन कर रहा था, मैंने लिख दिया था झमाझम 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 ऑब्जर्वेशन, और वहां पर मैंने ये राम बाण दिया था, मैंने वहां पर ये राम बाण दिया था कि याद रखना स्टडी फ्लो के लिए मास फ्लो रेट कमिंग इन विल बी इक्वल टू मास फ्लो रेट गोइंग आउट, और यहां से अगर आपके पास फ्लोइंग फ्लूइड आइडियल गैस है तो ये इक्वेशन फाइनली बनकर आती है। अगर आइडियल गैस का स्टडी फ्लो हो रहा है तो ये इक्वेशन बनेगी। और मैं बार बार बोलता था कि जब भी एरियाज पिक्चर में आ रहे हैं, जब भी एरियाज पिक्चर में आ रहे हैं, तो यही ये वाली इक्वेशन किसी भी फ्लूइड के लिए और ये वाली इक्वेशन आइडियल गैस के लिए, यही इक्वेशंस हैं जो आपको एरियाज निकाल कर देंगी। कभी AI पूछ ले, कभी AO पूछ ले, AI बाय AO पूछ ले तो यही है, AO बाय AI पूछ ले तो यही इक्वेशन। और जिसने भी मेरी बात ध्यान से सुनी होगी उसके लिए इक्वेशन केक वॉक हो गया होगा, यहां से आपको AI बाय AO निकालना था। अब ये मैक नंबर यार क्वेश्चन में गिवन है ना, मैक नंबर क्वेश्चन में गिवन है आउटलेट पर, वहां से V/C करके आप निकाल लोगे, है ना, PO निकाल लोगे। और स्पीड ऑफ साउंड की जो फार्मूला है, एक्सप्रेशन है, आपको पता है आइडियल गैस के लिए √γ/RT हो जाता है। तो मैंने ये सॉल्व भी किया है आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि एग्जाम वाले दिन आप लोगों ने डेटा नहीं दिया था, तो अभी मेरे पास डेटा अवेलेबल था, तो मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया आप लोगों के लिए। देख लो बेटा, वही चीज करिए, मैंने कुछ नया नहीं करा, वही चीज जो मैंने रामबाण आपको सिखाया था उसी को लगाया है। यहां से AI बाय AO जो आ रहा है वो आ रहा है PO बाय PI, TI बाय TO, CO बाय CI, ठीक है। और उसके बाद देखो PO उसने क्वेश्चन में दिया है, PI दिया है, TI दिया है, TO दिया है, CI दिया है, बस एक कमी थी CO की। वो CO कहां से निकल जाएगा, मैक नंबर। मैक नंबर एट आउटलेट विल बी CO स्पीड और या वेलोसिटी एट आउटलेट डिवाइडेड बाय, ये देखो ये मैंने स्पीड ऑफ साउंड लिखा है क्योंकि नोटेशन सेम हो रहे थे तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, स्पीड ऑफ साउंड एट आउटलेट। तो मुझे CO निकालना है, मैक नंबर आउटलेट पर 9/7 दिया है, इनटू स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा बेटा, √γ/RT, T मतलब TO। तो यहां से CO निकल गया, CO निकल गया, यहां सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर AI बाय AO 49.928 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। An ideal gas undergoes a series of reversible steady state study flow processes, study flow processes। क्वेश्चन में उसने ये आपने, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर स्टडी फ्लो नहीं लिखा था, कुछ लोग बोल रहे थे स्टडी फ्लो लिखा था, बट मैक्सिमम लोगों से जब मैंने फाइनल कंफर्मेशन पूछी है जो एग्जाम देकर आए हैं तो उनका यही कहना है कि सर स्टडी फ्लो दिया था। और अगर स्टडी फ्लो दिया था फिर आप वो जो डिस्प्लेसमेंट वर्क वाला फार्मूला है इंटीग्रेशन PdV वो नहीं लगा सकते, वो नहीं लगा सकते, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0, इस क्वेश्चन का आंसर है 0। 0 कैसे आ रहा है मैं ये भी बता देता हूं। पहले ये देखो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, मैंने क्लास में क्लियरली डिस्कस किया था कि भाई कंट्रोल वॉल्यूम वर्क का क्या एक्सप्रेशन है,
माइनस इंटीग्रेशन इनलेट टू आउटलेट वीडीपी। ऑफ कोर्स यहाँ पे इस फार्मूले को लगाने के लिए कुछ अजम्पशंस होती हैं। जो फ्लो हो रहा है वो इंटरनली रिवर्सिबल स्टडी फ्लो हो रहा है। हम काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, है ना। और ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी हैं, है ना, कि पीवी डायग्राम पर किस तरीके से हम स्मॉल WCV को देख सकते हैं। और देखो इसका जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके से होगा, इसका जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके से होगा। ये रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रोसेस 1 to 2 के लिए, है ना। दिस इज फॉर 1 to 2। अगर मैं आप लोग के लिए लिखना चाहूं, ये रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है एंड इज फॉर 1 to 2। और 2 to 3 के लिए उसने बोला था कि भाई स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, ऐसा कुछ बोला। तो स्मॉल v1 आपको दिया है, स्मॉल v2 स्मॉल v3 उसने आपको दिया है, p3/p2 आपको दिया है 4। तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो जैसे ही आप यहाँ पे स्मॉल v1 रखोगे आपको p1 मिल जाएगा। p1 आ रहा है 500 किलो पास्कल, है ना। जैसे ही आप स्मॉल v2 रखोगे आपके पास p2 आ जाएगा 400 किलो पास्कल। और एक बार p2 P2 आ जाएगा 100 किलो पास्कल। और जैसे ही P2 आपका 100 किलो पास्कल आया, P3 आपका आ जाएगा 400 किलो पास्कल। अब उसने क्या पूछा है, 1 to 2 प्रोसेस के लिए टोटल वर्क आउटपुट पूछा है पर यूनिट मास में। तो आप एक काम करो, 1 to 3 प्रोसेस के लिए, 1 to 2, 2 to 3 प्रोसेस के लिए उसने टोटल वर्क आउटपुट पर यूनिट मास पूछा। तो आप एक काम करो, पहले 1 to 2 के लिए निकालो, फिर 2 to 3 के लिए निकालो और दोनों को ऐड कर देना। तो 1 to 2 के लिए जब आप निकालने जाओगे तो स्मॉल v की जगह 900 माइनस p/800 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 300 किलो जूल पर केजी आएगा। इसके बाद 2 to 3 जहां पे स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां पर आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 300 आ जाएगा। तो हो कुछ ऐसा रहा है, कि ये प्लस का 300 है, ये माइनस का 300 है, दोनों ही किलो जूल पर केजी में है। तो फाइनली जो टोटल वर्क आ रहा है पर यूनिट मास में वो 0 किलो जूल पर केजी आ रहा है ना। चलो, एक ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट गिवन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट गिवन है। और फाइनली काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया, कि सर यहां पर जो कैपिटल बी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया है। कैपिटल बी इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर, है ना। तो क्वेश्चन में कैपिटल बी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया है, तो इसका आंसर आएगा बी। अगर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया है तो इसका आंसर बी है, जो कि हम लोगों ने यहां पर बेटा निकाला भी है, माइनस का RT² dV/dt। सर ये कैसे आया, देखो मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं। क्लास में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए सब बता रखी हैं। आपको स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज इक्वेशन बता रखी थी, है ना। तो यहीं से आपको समझ में आ रहा है, यहीं से ही आपको समझ में आ रहा है। उसने क्या पूछा था, उसने आपसे पूछा था कि भाई व्हाट इज डो स्मॉल h बाय डो p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। यही पूछा था। For this gas, the partial derivative of enthalpy with respect to pressure at constant temperature is dou small h by dou p at constant temperature पूछा था। तो ये आएगा माइनस का t, है ना, यहीं से माइनस का t अल्फा स्मॉल v माइनस v। अब अल्फा क्या होता है बेटा, अल्फा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। और मैंने अल्फा कैसे निकालते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाए थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरा खेल इसी का ही है कि आप अल्फा निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। ये तो डायरेक्ट फार्मूले से आ गया। अगर आपको ये इक्वेशन याद है जो कि मैंने बोला था कि एक्सी के लिए आपको याद रखना है, तो आपको समझ में आ रहा है, ये माइनस का टी अल्फा स्मॉल v माइनस v मुझे इवेल्युएट करना है। और हम लोगों ने तो यार वंडर वॉल्स इक्वेशन स्टेट के लिए देखो वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी का फार्मूला डेराइव किया है ना, निकाला है क्लास में। तो ये तो कुछ भी नहीं है, है ना, कुछ भी नहीं है। देखो मैंने सॉल्यूशन भी किया आप लोगों के लिए, ये रही वो इक्वेशन, स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज वाली इक्वेशन। तो आपका ये जो आ रहा है तरीके से आ रहा है, डो स्मॉल h बाय डो p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज माइनस का t अल्फा स्मॉल v माइनस v। अब सारी कहानी अल्फा के अराउंड है कि अल्फा आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय स्मॉल v डो v बाय डो t एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां से स्मॉल v का एक्सप्रेशन बनाओ, 1 प्लस कैपिटल V, याद रखना b इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये कैपिटल R कैपिटल T इधर आ जाएगा बाय p। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब जब कुछ इस तरीके से आएगा तो आपको समझ में आ रहा है, कुछ चीजें आप डिफरेंसेस के बाहर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये R बाहर आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तो ये बाहर आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा आर बाय पी स्मॉल वी बाहर में, तो आर बाय पी स्मॉल वी डो बाय डो टी 1 प्लस बी इंटू कैपिटल टी, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अल्फा आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और जब अल्फा आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, और जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस का आर टी स्क्वायर डीवी बाई डी टी आपका आएगा। ये क्वेश्चन गेट 2024 में आया है। फ्यूचर में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो और क्या दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको ये इक्वेशन, ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, ये फ्यूचर की बात कर रहा हूं, ये हो गया आंसर बेटा, ये आंसर हो गया गेट 2024 एक्सीई में जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर ये है। बट फ्यूचर में मान लो आपको बोले कि भाई ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है और कैपिटल बी कांस्टेंट है, तो बेटा अगर कैपिटल बी कांस्टेंट तो आपको समझ में आ गया, जैसे आप बोलोगे कि कैपिटल बी कांस्टेंट है तो ये वाला पार्ट शून्य है ना, ये वाला पार्ट शून्य तो पूरा पार्ट शून्य हो जाएगा, तो डो एच बाय डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी शून्य। शून्य अगर कैपिटल बी कांस्टेंट है तो ये शून्य होगा। अगर अगर कुछ ऐसा दे दे कि भाई ये है इक्वेशन ऑफ स्टेट, पी स्मॉल वी बाय कैपिटल आर कैपिटल टी इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल वी पी बाय आर टी, मान लो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूं, ये मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, है ना, जो 2024 में क्वेश्चन आया है उसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, बी बाय कैपिटल आर कैपिटल टी यहां पे एक्स्ट्रा दे दूं, और मैं बोलूं पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो उस केस में आप सॉल्व कर लेना, सेम इसी तरीके से आप सॉल्व करना, अल्फा निकालना पड़ेगा, तो आपका जो आंसर आएगा कैपिटल वी माइनस टी डी वी बाई डी टी, है ना। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये आया था, एक क्वेश्चन ये आया था जहां पे कंडेंसेशन हो रहा है, बेसिकली यहां पर कंडेंसेशन हो रहा है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर है 11.01 मोल्स, है ना। फाइनल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मॉइस्ट एयर एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस इज। मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। हमारे पास 100 मोल्स ऑफ मॉइस्ट एयर हैं, हमारे पास 100 मोल्स ऑफ मॉइस्ट एयर हैं, है ना, और इनिशियल स्टेट पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मुझे पता है 70%। हमने क्या किया है, ये जो मॉइस्ट एयर है, ये जो मॉइस्ट एयर है इसको हमने कूल किया, हमने इसको कूल किया। अच्छा, कब तक कूल किया, तब तक कूल किया जब तक कि टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस से घटकर 50 डिग्री सेल्सियस नहीं हो गया। और ये जो हमने कूलिंग करी है वो आइसोबारिक कूलिंग करी है, और जो प्रेशर है वो हमने 1 बार मेंटेन किया है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर उसने मॉइस्ट एयर के नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 100 मोल्स जो हैं इनिशियल स्टेट पर, वो ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर के हैं, है ना। ये जो 100 नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, दिस इज द समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर एट इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये समझ में आ गया। TdV1 दे दिया, TdV2 दे दिया, आइसोबारिकली 1 बार के प्रेशर पर हम कूलिंग कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज गिवन इन द टेबल, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो टेम्परेचर आपको दिया है, टेम्परेचर आपको दिया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो वेपर प्रेशर है वो आपको दिया है ना। ये वेपर प्रेशर आपको किलो पास्कल में दे दिया है। 50 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंगली जो ये दिया है वेपर प्रेशर, ये कुछ आपका 12.34 दिया है ना। और 70 डिग्री सेल्सियस कॉरस्पॉन्डिंग में जो वेपर प्रेशर दिया है, बेसिकली सैचुरेशन प्रेशर ना, वो ये दिया है। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली, अगर मैं आपको बोलना चाहूं, ये आपको बेसिकली सैचुरेशन प्रेशर दिए हैं ना, सैचुरेशन प्रेशर दिए हैं। तो ये बेसिकली पीवीएस है, ये बेसिकली आपका पीवीएस है एट इनिशियल स्टेट, और ये भी पीवीएस है बट सॉरी 70 नीचे है ना, ये आपका पीवीएस है एट इनिशियल स्टेट, ये आपका पीवीएस है एट फाइनल स्टेट। यानी कि क्वेश्चन में ये आपको ये PVS1 दिया है और ये आपको PVS2 दिया है, क्योंकि 70 to 50 जा रहे हैं ना। ठीक है ना, देखो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को मैं टच करता हुआ गया हूं, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को मैं टच करता हुआ गया हूं। अगर आप देखोगे मैंने लिखा है आइसोबारिक कूलिंग हो रही है, मेरे पास इनिशियली
जो कंटेनर है उसके अंदर ड्राई एयर है, वाटर वेपर है, जो वाटर वेपर है वो सुपर हीटेड स्टेट में है। अगर हम आइसोबारिक कूलिंग करें तो क्या होगा, जब हम आइसोबारिक कूलिंग कर रहे होंगे, देखो दिस इज द इनिशियल स्टेट, टेम्परेचर इज TdV1, प्रेशर इज PV। जब हम आइसोबारिक कूलिंग कर रहे होंगे तो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर विल रिमेन सेम, लेकिन क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा। और जैसे ही वाटर वेपर इस स्टेट पे पहुंचेगा, सुपर हीटेड वेपर स्टेट से सैचुरेटेड वेपर स्टेट में पहुंचेगा। अब अगर आप फर्दर कूलिंग करोगे तो कंडेंसेशन स्टार्ट होगी, फर्दर कूलिंग करोगे तो कंडेंसेशन स्टार्ट होगी। यही तो वो पूछ रहा है, यही तो आपको पूछ रहा है इनडायरेक्टली वो, कि भाई कितना कंडेंसेशन हो गया, कितने नंबर ऑफ मोल्स फाइनली बच गए। यहां पर एक और इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि कंडेंसेशन होने के बाद, जब एक बार कंडेंसेशन हो गया तो आपका जो वाटर वेपर रहेगा वो सैचुरेटेड वेपर स्टेट में रहेगा, और जो कंडेंसेट है, जो वाटर वेपर कंडेंस हुआ है, वो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में रहेगा। उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, मैं इसको मासलेस मानकर चल रहा हूं, है ना, पिस्टन इज मासलेस। तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। यस, इनिशियल स्टेट पर मेरे पास ड्राई एयर है, वाटर वेपर है, जो वाटर वेपर है वो सुपर हीटेड वेपर स्टेट है ना, ठीक है। और मैंने आइसोबारिक कूलिंग करी, आइसोबारिकली मैंने हीट रिजेक्ट करी, आइसोबारिक कूलिंग करी, कब तक करी, जब तक कि टेम्परेचर TdV1 से घटकर TdV2 नहीं हो गया, जब तक कि टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से घटकर 50 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि उसने क्लियरली बोला है कि कंडेंसेशन हुआ, अब अगर कंडेंसेशन हुआ तो ध्यान से सुनना बेटा, जब जब टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से घट के 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब ड्राई एयर तो वही है, लेकिन अब जो वाटर वेपर है, पहले वो सुपर हीटेड वेपर स्टेट में था, अब ये जो वाटर वेपर है ये सैचुरेटेड वेपर स्टेट में है, और ये जो वाटर वेपर कंडेंस हुआ है, ये जो कंडेंसेट है, ये सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में होगा। ये बात कर रहा हूं मैं किसकी, ये बात कर रहा हूं फाइनल स्टेट की। नाउ नाउ अगर मैं यहां पर दिखाना चाहूं, टीएसए डायग्राम पर दिखाना चाहूं, तो क्या सिचुएशन है, ध्यान से देखना बेटा। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है इनिशियल स्टेट पर। ये वाली जो ब्लू कलर से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है फाइनल स्टेट पर। अब जाहिर सी बात है, ये वाला जो आइसोबार होगा PVS1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कि उसने दिया भी है ना। PVS1 आपको क्वेश्चन में दिया है 31.16, मैं लिख भी देता हूं। S1 उसने क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 31.16 किलो पास्कल, ठीक है ना। तो इनिशियल स्टेट अगर मैं वाटर वेपर की बात करूं तो इनिशियल स्टेट वाटर वेपर की यहां पर होगी, है ना। ये जो हरे कलर से मैंने आपको दिखाया है, दिस इज योर PV1 प्रेशर लाइन। तो इनिशियल स्टेट पर जो टेम्परेचर है वाटर वेपर का वो TdV1 है, और जो प्रेशर है वो PV। अब हो क्या रहा है, हम लोग कूलिंग कर रहे हैं आइसोबारिकली। बेटा जब कूलिंग कर रहे हैं आइसोबारिकली, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, 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 डिक्रीज हो रहा है। अब यहां पर पहुंच गई बात, जब यहां पर पहुंच गई बात, जब यहां पर पहुंच गई बात, तो अब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में जो टेम्परेचर होता है उसी को ही हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। यहां से अब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, और जो आपका कंडेंसेट होगा, जो आपका कंडेंसेट होगा उसकी स्टेट होगी सैचुरेटेड लिक्विड, और जो वाटर वेपर है उसका अगर आप फर्दर आइसोबारिक कूलिंग करोगे तो जो भी आपका फाइनल ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसमें आपकी जो वाटर वेपर होगी वो आपकी सैचुरेटेड वेपर स्टेट में होगी। ये बात आई होप अब सबको समझ में आ चुकी है। तो एक्चुअली में उसने जो क्वेश्चन दिया है आप ध्यान से देखोगे, उसने क्वेश्चन में PVS2 भी दिया है, और ये जो PVS2 उसने क्वेश्चन में दिया है, PVS2 उसने क्वेश्चन में दिया है 12.34 किलो पास्कल। तो आपको समझ में आ गया यार कि फाइनली अगर मेरी जो वाटर वेपर है वो सैचुरेटेड वेपर स्टेट में है, तो ये जो PVS2 दिया है यही मेरा PV2 है ना,
यही मेरा PV2 है, दिस इज योर PV2। ये जो यहाँ पर प्रेशर है वो आपका PV2 है। चलो अब देखो ये पूरा डेटा उसने क्वेश्चन में दिया है, ये पूरा डेटा उसने क्वेश्चन में दिया है। हमसे पूछा था कि भाई जो फाइनल वाटर वेपर हमारे पास बची, कुछ वाटर वेपर कंडेंस हो गई, फाइनल स्टेट पर 50 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे पास वाटर वेपर बची उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स। तो यार ये मुझे पार्शियल प्रेशर का फार्मूला पता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन फाइनल स्टेट मस्ट बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेपर इन फाइनल स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन फाइनल स्टेट इनटू टोटल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर ड्रायर इन फाइनल स्टेट, PATM लोकल। वो तो प्रेशर उसने कांस्टेंट मेंटेन किया है 1 बार। अब यहां से मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा बेटा, NV2 डिवाइडेड बाय NV2 प्लस यहां पर मैंने NDA2 की जगह NDA1 लिख दिया। अरे ड्रायर तो चेंज नहीं हो रही है ना, उसका मास चेंज नहीं हो रहा है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रायर एट इनिशियल स्टेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रायर एट फाइनल स्टेट। दिस इज इक्वल टू PV2 बाय PATM लोकल। अब मेरा एम क्या है, किसी तरीके से मुझे NDA1 मिल जाए, है ना, कि इनिशियल स्टेट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रायर थे। इसी तरीके से PV2 तो मुझे पता ही है, PV2 मुझे पता है, PATM लोकल भी मुझे पता है। भाई PV2 क्या है, PV2 यही है ना मेरे बच्चों, क्योंकि फाइनली जो वाटर वेपर है वो सैचुरेटेड वेपर स्टेट में होगी। जब कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ तो सैचुरेटेड वेपर स्टेट में वाटर वेपर होगी, और जो कंडेंसेट है, जो कंडेंस हो चुके वाटर वेपर, वो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में होगी। तो मुझे PV2 भी पता है, PATM लोकल भी पता है, और बस किसी तरीके से NDA निकल जाए, NDA1। अब ये NDA1 कैसे निकलेगा, अगेन पार्शियल प्रेशर का फार्मूला, इसलिए मैं पार्शियल प्रेशर पर इतना फोकस करता था। पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्रायर एट इनिशियल स्टेट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रायर एट इनिशियल स्टेट NV1 प्लस NDA1 इंटू PATM लोकल। अगेन कुछ ऐसा ही फार्मूला बन जाएगा, NDA1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉइस्ट एयर एट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू PDA1 डिवाइडेड बाय PATM लोकल। अब किसी तरीके से बस PDA1 पता चल जाए तो NDA1 पता चल जाएगा, उस NDA1 को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये PDA1 कैसे निकालेंगे, इसके लिए मुझे PV1 निकालना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट इनिशियल स्टेट, है ना, क्योंकि ये जो PDA1 होगा, ये जो PDA1 होगा ये क्या होगा, PATM लोकल में से, PATM लोकल में से क्या करो आप, PV1 माइनस कर दो, है ना। नाउ भाई PV1 कैसे निकालेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है, PVS1 गिवन है, यहां से आपका PV1 आ गया, यहां से आपका 1 आ गया। जैसे ही PV1 आया आपने PDA1 निकाल लिया, 100 में से माइनस कर दो। जैसे ही आपका PDA1 आया तो बचा ही नहीं कुछ, है ना, PDA1 आया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, कर लोगे अब, है ना, NDA1 निकल जाएगा, है ना, NDA1 निकल गया। भाई PDA1 निकाल लिया आपने, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रायर ये निकालना है, नीचे में 100 टोटल, नीचे में 100 टोटल, PDA1 निकाल चुके हो डिवाइडेड बाय 100, ये समझ में आ रहा है। तो आपको मिल जाएगा, NDA1 मिल गया, NDA1 मिल गया, तो यार अब बचा ही क्या है, PV2 आपको गिवन है, PV2 आपको गिवन है 12.34 किलो पास्कल, PATM लोकल 100 किलो पास्कल है, NDA1 आपने निकाल लिया है 78.188 मोल्स, यहां से NV2 निकालोगे तो 11.0066 मोल्स आएगा। किसी ने किया था इस क्वेश्चन को बेटा, किसी ने एग्जाम में इस क्वेश्चन को किया था, किसी ने एग्जाम में इस क्वेश्चन को किया था, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से धीरे धीरे आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, किया था इस क्वेश्चन को, चलो गुड 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 गुड। तो बेटा मैं फिर आप लोगों को बता दूं, 35 आउट ऑफ 35 XCE में लास्ट ईयर आए हैं, दोनों बच्चे अभी अच्छी जगह सेटल्ड हैं। ये बच्चा अभी आम मुंबई में है, ये बच्चा IC बेंगलोर में है, रेनविन 2022 में भी 35 आउट ऑफ 35 आए थे। सत्यजीत बेहरा, ये बच्चा अभी IIT बॉम्बे से डिजाइन कर रहा है, सेकेंड ईयर में है। और मैं आपको यही बोलूंगा बेटा, अगर आपने मन बना लिया है 2025 के लिए प्रिपेयर करने का तो रीस्टार्ट करो, जब तक आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता। अगेन प्रोवाइडेड ड्रॉप करने का डिसीजन आपका है, आपकी फैमिली कंडीशन, फिनेंशियल कंडीशन कितनी आपको सपोर्ट कर रही है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं नया चैप्टर ऑफ बेसिक थर्मोडायनामिक्स,
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहां से सेकंड पार्ट थर्मोडायनामिक्स का स्टार्ट होता है। जिनको भी मेरे साथ लाइव क्लासेस अटेंड करनी है अनअकैडमी प्लस पर हो तो लाइव आ जाओ, अगर नहीं हो तो सब्सक्रिप्शन लो और लाइव आ जाओ। 6 बजे वाले स्लॉट में क्लासेस चल रही है। सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हो? बेटा मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा, बीटीटी आपको पढ़ाऊंगा, एटीडी वाला पार्ट आपको पढ़ाऊंगा, टर्बो मशीनरी पढ़ाने वाला हूँ, एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऑफ एक्सीबी पढ़ाने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं आपके लिए हो सकता है कुछ सरप्राइज भी लेकर आ जाऊं अगर टाइम परमिट करेगा। यस यू आर द नेक्स्ट एमई प्लस एक्सी मतलब नेगी टनहार बाबा। आज का नेगी सोल्जर कल का सक्सेसफुल पर्सन है रे बाबा, कल का पीएसयू ऑफिसर है रे बाबा, कल का आईएएस ऑफिसर है रे बाबा, कल का आईआईटीएन है रे बाबा। नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। उम्मीद बैच 2025 के लिए हम लोग नए उम्मीद बैच 17 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ। आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। संग्राम बैच स्टार्ट हो चुका है 2026 के लिए। और अगेन लास्ट डेट है कल, नेगीटन लगाओ, 50% आपको ऑफ मिल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ आपको मिल रहा है। प्लस का सब्सक्रिप्शन लो या फिर आइकॉनिक लो, दोनों पर ही ऑफर एप्लीकेबल है। ये सारी बुक्स आपको आइकॉनिक के साथ मिलती हैं। आप ईएमआई में पे कर सकते हैं, आप लोन के थ्रू पे कर सकते हैं। तरीके से लोन का गेटवे है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप बोलेंगे कि मैं नेगी सोल्जर बोल रहा हूँ, मेरा कोड नेगी10 है, मुझे प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है। आपके पास जो कॉल आएगा उसके थ्रू आपका 2 घंटे में अप्रूवल हो जाएगा। मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स हैं, नो कॉस्ट ईएमआई है, 0% इंटरेस्ट है। दिस इज द क्यूआर कोड फॉर एक्सी सब्सक्रिप्शन। एमई प्लस एक्सी मतलब नेगी टन हारे बाबा। नेगी टन टेलीग्राम चैनल में आपको बेटा सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, विल मीट इन सम अदर लाइव सेशन। थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।